जी लेक्चर 3 स्टार्ट करें। अच्छा, पेज नंबर 7। अच्छा, ये जो पैरा है ना ओरिजिनल स्टैंडर्ड में पैरा 56, ये ला आपको तो फीक दे आई कैप की वेबसाइट से बाय करने की, तो कर दिया ऑर्डर। कितना लोगों ने कर दिया? ओके, वेल डन। ये पैरा 56 वैसे तो इंपॉर्टेंट पैराज मैं अलग से भी आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल पैरा 56 आपने ज़रूर हाईलाइट करना है। इसमें रिसर्च की एग्जांपल्स दी हुई हैं। इन एग्जांपल्स को आपने याद नहीं करना, सिर्फ एक दफ़ा मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, समझा नहीं रहा, क्योंकि ये समझाना हमारे स्कोप में नहीं है। बस सिंपल साइंसदानों के साथ अकाउंटेंट्स बैठे थे, उन्होंने अलग अलग चीज़ें छांट दी। क्या कि कौन सी चीज़ें रिसर्च हैं और कौन सी चीज़ें अगले सफ़े पे डेवलपमेंट है। आज भी किसी के पास नोट्स ना हो तो बता दें कौन सी चीज़ें रिसर्च हैं और कौन सी चीज़ें, ये 2-3 लोग हैं ना, कौन सी चीज़ें रिसर्च हैं और कौन सी चीज़ें डेवलपमेंट है। ले आओ नोट्स। तो इसलिए रिसर्च की एग्जांपल्स पढ़ लें और डेवलपमेंट की एग्जांपल्स पढ़ लें, लेकिन इनको ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करनी। पेपर में आई तो ये सफ़ा खोल के हम देख लेंगे ये चीज़ रिसर्च है या डेवलपमेंट है। रिसर्च एक्टिविटीज़ आर एक्टिविटीज़ एम्ड एट, अच्छा बेसिक आपने रूल वो याद रखना जो कल पढ़ाया था। ये एक तरह की प्लानिंग है। रिसर्च क्या है? प्लानिंग है। ये रिसर्च की डेफिनेशन है, एग्जांपल्स नहीं है। ये एक तरह की प्लानिंग है। और डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट में कहा था डेवलपमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग, यानी उन चीजों को अप्लाई करना है। एक्टिविटीज एम्ड एट ऑब्टेनिंग नॉलेज, अभी नॉलेज ऑब्टेन किया जा रहा है या अप्लाई किया जा रहा है? ऑब्टेन किया जा रहा है। द सर्च, इवेल्युएशन, फाइनल सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, रिसर्च फाइंडिंग को अप्लाई किया जा रहा है। और अदर नॉलेज, द सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव फॉर मटेरियल, मटेरियल में नमक कौन सा डलेगा, हिमालय का डाल लें, ख्योड़ा का डाल लें, क्या करें, डिवाइसेस कौन सी यूज करें, प्रोडक्ट्स कौन सी यूज करें, सर्च हो रही है, सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव, सर्चिंग चल रही है। ऑफ प्रोसेसेस, कौन से प्रोसेस इस्तेमाल करें, कौन सी आईटी सिस्टम इस्तेमाल करें, किन लोगों की सर्विसेज लें, ये सब कुछ हो रहा है। इधर देखना यार, या नोट्स की तरफ आप, द फॉर्मुलेशन, द डिजाइन, the evaluation and final selection of alternative, selection of alternative for a new or improved material, new or improved devices, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं आप, कोई प्रोसेस बना रहे हैं, बोतलें बनाने का फॉर्मूला, कोई सिस्टम बना रहे हैं, कोई सर्विसेज बना रहे हैं, इस किस्म की कोई लाइन लिखी भी आई तो आपने इसको क्या समझना है कि ये क्या है और इसको किधर डाल देना है? एक्सपेंस में। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं। डेवलपमेंट की डेफिनेशन बाद में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाद में। डेवलपमेंट की क्या एग्जांपल्स? द डिजाइन, थोड़ी सी बातें आगे शुरू हो गई हैं। द डिजाइन, द कंस्ट्रक्शन एंड द टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन और प्री यूज प्रोटोटाइप्स एंड मॉडल्स। मिसाल के तौर पे आपने गाड़ी बनानी है तो उस गाड़ी बनाने से पहले आप कोई छोटी गाड़ी बना के देखते हैं कि ये गाड़ी इस काबिल है कि इस तरह की एक हम बड़ी गाड़ी बना सकेंगे या नहीं। ये रिसर्च फेज है या ये डेवलपमेंट फेज शुरू हो गई है? ये शायद अकाउंटेंट्स साइंसदानों के साथ बैठे हों और इंजीनियर्स ने, साइंसदानों ने कुछ मशवरे दिए हों, उसको उन्होंने डॉक्यूमेंट कर दिया। शायद ये अकाउंटेंट्स को सारी चीज़ें खुद पता भी ना हो। द डिज़ाइन ऑफ टूल्स, जिग्स एंड मोल्ड्स, जिग्स और मोल्ड्स तो बनाने पड़ेंगे ना, सांचे जिससे आप कहते हैं। एक सांचे के अंदर जो है वो गाड़ी की छत आएगी, उसका लोहा अलग इस्तेमाल होगा। एक सांचा ऐसा होगा जिसमें आप जो है वो लोहा ऐसे सेट करेंगे कि दरवाज़ा बन जाए। तो डिजाइन ऑफ टूल्स, जिग्स, मोल्ड, डाइज, इन्वॉल्विंग, डाइज मरना नहीं, इन्वॉल्विंग न्यू टेक्नोलॉजी, डाई भी सांचा होता है। ओके, द डिजाइन, द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ अ पायलट प्लांट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पायलट प्लांट। पायलट प्लांट क्या होगा भाई? जो पायलट प्लांट है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ पायलट प्लांट, प्लांट एक बहुत बड़ा, इस कमरे जितना प्लांट होता होगा जिसमें गाड़ी बनती होगी, लेकिन एक छोटा सा प्लांट बना के देखेंगे, उसमें छोटी सी गाड़ी बना के देखेंगे। वो जो छोटा सा प्लांट बनाएंगे वो पायलट प्लांट होगा, और उस पायलट प्लांट को बनाना देखने में ये टेंजेबल होगा, वो पायलट प्लांट।
लेकिन उस पायलट प्लांट को टेंजेबल दिखने में लग रहा है, असल में वो पायलट प्लांट इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि उसके बाद एक सफा बन जाए जिस पे लिख दें कि गाड़ी कैसे बनती है, बाद में वो पायलट प्लांट फारिग है। तो वो जो पायलट प्लांट देखने में टेंजेबल लग रहा है, लेकिन इसने वो सफा बनाने में हेल्प करनी है जिससे गाड़ियां बने, तो इसलिए इस पायलट प्लांट को भी डेवलपमेंट में डाल दिया। और आपको कल याद होगा डेवलपमेंट के होने वाले खर्चे हमने इंटेंजेबल में फेंके थे, बैलेंस शीट में टेंजेबल में नहीं फेंके थे। तो दिखने में पायलट प्लांट क्या होगा, टेंजेबल, लेकिन इसको डेवलपमेंट एक्टिविटी में डालने की वजह से क्या कह देंगे, इंटेंजेबल, क्योंकि इस प्लांट से कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं होनी। कमर्शियल प्रोडक्शन होनी है या ट्रायल प्रोडक्शन, ट्रायल सैंपल प्रोड्यूस होने, इससे कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं होनी। दैट इज नॉट ऑफ अ स्केल इकोनॉमिकली फिजिबल फॉर, और ये प्लांट इतना छोटा होगा कि इस काबिल नहीं होगा इससे कमर्शियल प्रोडक्शन हो रही है, बल्कि इससे सिर्फ कौन सी प्रोडक्शन हो रही होगी, ट्रायल प्रोडक्शन। तो आप जरा सोचें, देखने में कंस्ट्रक्शन ऑफ, भाई ये क्लोज करवाओ, देखने में कंस्ट्रक्शन ऑफ पायलट प्लांट क्या लग रहा है, जाओ, देखने में कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट क्या लग रहा है, टेंजेबल, लेकिन ये डेवलपमेंट की एग्जांपल है। और डेवलपमेंट्स अच्छी वाली जमा करके कल हमने एक बैलेंस शीट के मुंह पे कहां शो की थी, इंटेंजेबल्स में। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ चूजन ऑल्टरनेटिव्स। अच्छा, ये ना थोड़ा सा इसमें कुछ बच्चे जरा कंफ्यूज करते हैं, इन दोनों में जरा फर्क देख ले। इधर भी लिखा हुआ है डिजाइन, इवैल्यूएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, इधर लफ्ज़ है पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। अब ये चीज़ें मैं आपको समझा नहीं रहा ना, हमें समझ आनी है ये सारी चीज़ें, लेकिन जो अल्फाज हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वो जहन में रखें। उधर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव लिखा हुआ है ऊपर, और इधर क्या लिखा हुआ है, चूजन ऑल्टरनेटिव। पॉसिबल का क्या मतलब है, ये या ये, चूजन का क्या मतलब है, उसमें से ये। तो अगर किसी एक रुख पे चल पड़े हैं तो इसका मतलब है अब रिसर्च चल रही है, डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। तो अक्सर बच्चे ये वाला पॉइंट डी और पिछले सफ़े वाला पॉइंट डी इसको कंफ्यूज कर जाते हैं। इनमें हल्का सा फर्क है, सिर्फ इधर क्या लिखा होगा, पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, और इधर क्या लिखा होगा, चूजन ऑल्टरनेटिव। एनीवेज, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पैराज हैं हमारे स्टैंडर्ड के, जहां से अगर हमें पता ना चल रहा हो कि रिसर्च है या डेवलपमेंट है, तो पेपर में स्टैंडर्ड खोलेंगे और देख लेंगे पैरा 59 है या पैरा 56 है। डन। आवाज नहीं आ रही उधर, अब आ रही सही, ये मेरी तरफ से मसला, उसकी तरफ से नहीं होगा। अब आ रही है सही, देखो, हाँ अब आ रही है सही, अब बोलो, ठीक है। अच्छा, मैं आपका सवाल लेता हूं, 1 मिनट। अब मोहतरम, रिसर्च में क्या 3 चीजें होंगी। नंबर 1, रिसर्च की डेफिनेशन, रिसर्च का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और रिसर्च की एग्जांपल्स। डेवलपमेंट में क्या 3 चीजें होंगी, डेवलपमेंट की डेफिनेशन, डेवलपमेंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और डेवलपमेंट की एग्जांपल्स। अब एक चीज हमारी रह गई, डेवलपमेंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। डेवलपमेंट की एक लफ्ज कल हमने पढ़ा था, ये पैरा अभी मैं शायद आपको कटवा दूं। अच्छा, एक लफ्ज हमने पढ़ा था, डेवलपमेंट फेज में 6 क्राइटेरिया पूरे होंगे तो कैपिटलाइज होगा। अब वो 6 क्राइटेरिया क्या हैं उनको मैं पढ़ने लगा हूं, लेकिन लकीली उनको भी आपने ना याद करना है ना डिटेल में समझना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एन इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम डेवलपमेंट shall be recorded if and only if it can demonstrate all of the following। all of the following का क्या मतलब है, सारी। अगर ये 6 क्राइटेरिया पूरे होंगे तो डेवलपमेंट को बैलेंस शीट के फेस पे डालेंगे या डेवलपमेंट को एक्सपेंस पे डालेंगे, बैलेंस शीट के फेस पे डालेंगे। अगर कितनी शराइत पूरी होंगी, 6 शराइत पूरी होंगी। अब उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें बिजनेस के ओनर की इंटेंशन है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें बिजनेस का ओनर क्या चाहता है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें साइंसदानों से मशवरा लिया जाएगा, और कुछ ऐसी चीजें 1-2 अकाउंटेंट से पूछी जाएंगी। तो ये 5-6 सवाल हैं जो अकाउंटेंट से, ओनर से, साइंसदानों से पूछे जाएंगे। अगर ये 6 सवालों का जवाब क्या आ गया, यस, तो इसका मतलब है डेवलपमेंट को कैपिटलाइज कर दिया जाएगा। अब आप समझें कि आप गोरमे के अंदर जॉब करने गए हैं, आपको पता चला कि गोरमे वाले करेला पिज्जा बना रहे हैं। अब वो जो करेले वाला पिज्जा बनाना है, एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करने लगे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि इसकी रिसर्च खत्म हो गई है और क्या शुरू हो गई है, डेवलपमेंट शुरू हो गई है। जब इसकी डेवलपमेंट शुरू हो गई
तो आपने 6 सवाल पूछने हैं, 6 के 6 सवालों का जवाब अगर यस आ जाएगा तो आपने कहना है ये जो डेवलपमेंट चल रही है हमारे R&D डिपार्टमेंट में, R&D डिपार्टमेंट ज़हन में है, ये जो डेवलपमेंट चल रही है हमारे R&D डिपार्टमेंट में, ये अच्छी वाली डेवलपमेंट है या बुरी वाली? अच्छी वाली डेवलपमेंट है। इट कैन डेमोन्स्ट्रेट ऑल ऑफ द फॉलोइंग। ये पैरा 57 है। अच्छा, द टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल। टेक्निकल फिजिबिलिटी तो आप ओनर से नहीं पूछेंगे, ये तो वो जो साइंसदान बैठे होंगे या जो इंजीनियर बैठे होंगे उनसे पूछ लेंगे कि टेक्निकली ये चीज़ बन भी सकती है या नहीं। इंटेंशन टू कंप्लीट, ये तो ओनर से पूछेंगे कि ओनर तुम ये जो करेला पिज़्ज़ा है ये बनवा रहे हो, इसका फार्मूला ये तुम पैसे ज़ाया कर रहे हो या तुम्हारी इंटेंशन है इसको मुकम्मल करने की। हो सकता है ओनर कहते हैं मेरी इंटेंशन है इसको मुकम्मल करने की और बाद में इसको हम यूज करेंगे या सेल करेंगे, जो मर्जी हमारी। इट्स एबिलिटी टू यूज और सेल द इंटेंजिबल, ये थोड़ी सी मार्केटिंग के एतबार से है। आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट से पूछेंगे ये जो चीज़ है मार्केट में लोग पसंद भी कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, तो ये उनसे जाके पूछेंगे। आप अकाउंटेंट हैं, आपको पता चल गया डेवलपमेंट शुरू हो गई है, आपने 6 सवाल इंश्योर करने हैं, 6 के 6 जवाब यस आएंगे, तो उस डेवलपमेंट को अच्छी वाली डेवलपमेंट करके आपने क्या करना है? कैपिटलाइज। हाउ द इंटेंजिबल विल जनरेट प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। हो सकता है आप इंटरनेट पे सर्वे करा लें और पूछें जी लोग आप कैसा पसंद करेंगे, तो हो सकता है कमेंट्स में सारे ही कहें यार एक दफा तो हम जरूर टेस्ट करेंगे। तो हाउ इट विल क्रिएट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अमंगस्ट अदर थिंग्स। द एंटिटी कौन? जो गोरमे वाले हैं। एंटिटी कैन डेमोन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट, भाईजान मार्केट बहुत अच्छी है, बड़े लोग आएंगे लेने के लिए इंशाल्लाह। और द इंटेंजिबल इटसेल्फ, कई दफा इंटेंजिबल को भी हम बेच देते हैं, कई दफा फार्मूला बना के बेच देते हैं, कई दफा फार्मूला बना के बेचते नहीं है बल्कि फार्मूले को खुद इस्तेमाल करके पिज्जा बनाते हैं और पिज्जा बेचते हैं। और इफ इट इज टू बी यूज्ड इंटरनली अगर आपने यूज करना है, कई दफा कोई सॉफ्टवेयर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन अपने इस्तेमाल के लिए बना लेती है। इंटरनली द यूजफुलनेस ऑफ द इंटेंजिबल, तो उस इंटेंजिबल का क्या फायदा होगा? जैसे कॉलेज वाले फीस प्रोसेसिंग का कोई सॉफ्टवेयर बना लें तो आप खुद बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5वीं चीज, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल रिसोर्सेज, ये आप साइंसदानों से पूछेंगे भाईजान टेक्निकल रिसोर्सेज हैं आपके पास। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये ओनर से पूछेंगे आप, भाईजान पैसे हैं 2-3-4 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, पैसे हैं इतने। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू कंप्लीट द डेवलपमेंट एंड टू यूज, या खुद इस्तेमाल करेंगे बाद में इंटेंजिबल को या किसी दूसरे को बेच देंगे। और इट्स एबिलिटी टू मेजर रिलायबली द एक्सपेंडिचर, ये तो सबसे बेसिक बात होती है कि इसका खर्चा अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर रहा हो। ये आप अपने से सवाल पूछेंगे कि जो तनख्वाहें मैं दे रहा हूं साइंसदानों को, क्या उनका रिकॉर्ड अपने पास रख रहा हूं? इट्स एबिलिटी टू मेजर रिलायबली द एट्रिब्यूटेबल टू इंटेंजिबल ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। तो अगर इन 6 सवालों का जवाब यस आ जाएगा तो इसके लिए कल हमने क्या लफ्ज पढ़ा था? इंटेंजिबल मीट द 6 क्राइटेरिया ऑफ रिकॉर्डिंग। दोबारा बोलें, इनके लिए क्या? इंटेंजिबल मीट द 6 क्राइटेरिया ऑफ रिकॉर्डिंग। अब ये कितने पैराज हो गए? मेन जो हैं वो 3 पैराज हो गए, 56। ये किसकी एग्जांपल है? रिसर्च की। 57 अच्छी डेवलपमेंट को एसेट बनाते हैं। अच्छी डेवलपमेंट कौन सी है जो कितनी शराइत पूरी कर दे? 6। बाकी वो चीज डेवलपमेंट है या रिसर्च है वो तो पॉइंट 59 पैरा 59 बताएगा कि वो डेवलपमेंट है या रिसर्च है। तो ये 2-3 पैराज हैं जो स्टैंडर्ड में आपको फ्रीक्वेंटली पेपर में खोलने पड़ सकते हैं। आगे पहले जो है वो आई कैप इस चीज़ को नहीं डालता था बुक में, इस दफ़ा इसने ये ऐसे ही पैरा सा बुक में डाला हुआ है, इसको पढ़ लें। क्या है? इन द डेवलपमेंट फेज ऑफ एन इंटरनल प्रोजेक्ट, जो चीज़ आप खुद बना रहे हो, एन एंटिटी कैन इन सम इंस्टांसेस आइडेंटिफाई एन इंटेंजिबल। कहते हैं डेवलपमेंट में आमतौर पे हमें इंटेंजिबल नजर आने लग जाते हैं, बड़ा वाज़े पता चल रहा होता है। एंड डेमोन्स्ट्रेट दैट एसेट विल जनरेट फ्यूचर बेनिफिट्स। दिस इज बिकॉज डेवलपमेंट फेज ऑफ अ प्रोजेक्ट इज एन एडवांस्ड, रिसर्च से बहुत आगे की चीज़ होती है ये, देन द रिसर्च फेज। देयरफॉर दिस एक्सपेंडिचर इज कैपिटलाइज्ड। लेकिन कब? सिर्फ इफ इट मीट्स अ सर्टेन क्राइटेरिया, अदरवाइज दिस एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा कि अपनी किताब में इस दफ़ा ये डाला है, लेकिन कोई इस पैरे की जरूरत नहीं है, वही बातें जो हमें पता है उसमें लिखी हुई हैं, उसको स्टैंडर्ड में भी हाईलाइट करने की जरूरत नहीं। हाँ जी, नोट्स इधर 2 बंदों को चाहिए। इसी तरह की एक लाइन है उसने रिसर्च के नीचे भी इस दफ़ा डाली है बुक में, लेकिन इसकी भी ऐसा क्यों खास जरूरत नहीं। उधर डेवलपमेंट में इसने लिखा था चीज़ ज़रा एडवांस हो गई है, इधर लिखा होगा रिसर्च में चीज़ अभी इतनी एडवांस नहीं हुई कि हम कह सकें इसको कैपिटलाइज कर दो।
इन रिसर्च फेज एन एंटिटी कैनॉट डेमोन्स्ट्रेट दैट इंटेंजिबल एसेट एग्जिस्ट्स। इंटेंजिबल होता ही नहीं, हमें आंखों से नजर नहीं आ रहा होता। डेट विल जनरेट फ्यूचर बेनिफिट, कुछ है ही नहीं जो फ्यूचर में बेनिफिट देगा। Therefore, this expenditure is recognized as an expense when it is incurred, and no intangible arising from research phase is recognized. तो intangible फिर किताबों में शो करने की जरूरत नहीं है। इस पैरे को भी छोड़ेंगे, क्या इसको MCQ में भी इस तरह की कोई चीज़ आ गई आप खुद ही समझ लीजिए, स्टैंडर्ड खोलने की जरूरत नहीं है। तो इन दो पैरास को आप काट दें बेशक। अच्छा जी, रिसर्च की डेफिनेशन नंबर 1, ये किसी को पता है कहाँ मिलेगी? ये तो मैंने लिखा ही नहीं आगे स्टैंडर्ड में आपको कहाँ मिलेगी। पहले दिन मैंने बताया था डेफिनेशन स्टैंडर्ड के शुरू में दी होंगी, तो पैरा 8 पैरा होता है वहां दी होगी। तो ये डेफिनेशन होगी रिसर्च की, ये रिसर्च की अकाउंटिंग। मेरे ख्याल से ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये भी ज़बानी याद है, रिसर्च एक्सपेंस में जाती है। और उसके बाद ये एग्जांपल्स आपको पेपर में खोल के देखनी पड़ेंगी स्टैंडर्ड से। और इसके बाद डेवलपमेंट की डेफिनेशन हो गई, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गई, और इन द एंड डेवलपमेंट की क्या हो गई, एग्जाम्पल्स होंगे। डन, ओके। अच्छा जी, आज अब बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने लगी है, तो जिन हजरात का पहला दिन है वो अटेंटिवली अब इस बात को सुन लें। कोशिश कर रहा हूँ मैं पहले 2 लेक्चर भी यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएं, ताकि आप हजरात के जो मिस हो गए हैं वो आप देख लें। अब जो, हाँ पहले दोनों हो गए, ठीक है। अब ये ना अभी आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं, मुख्तलिफ जगहों पे किताब में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वहाँ से हम देख लेंगे। खाना आप बाज़ार से ख़रीद भी सकते हैं, और खाना आप घर में खुद बना भी सकते हैं। इसी तरह इंटेंजिबल है, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वो आप बाज़ार से ख़रीद भी सकते हैं, और वो इंटेंजिबल आप बना भी सकते हैं। ठीक है जी। ये जो इंटेंजिबल आपने बाज़ार से ख़रीदा है, इसको तो अभी आपको कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं, इसको तो क्या किया जाएगा, कैपिटलाइज किया जाएगा। सॉफ्टवेयर जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोई आपने खरीदा तो इसको तो कैपिटलाइज कर लिया जाएगा। जो इंटेंजिबल आप खुद बना रहे हैं, उसके अंदर जो इंटेंजिबल्स हैं वो हो सकते हैं हजारों इंटेंजिबल्स हो सकते हैं। उन इंटेंजिबल्स के नामों की तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, मैं छोटे मोटे नाम आपको जो है वो बता देता हूँ। उनके अंदर जो है वो, मिसाल के तौर पे आपने कॉपीराइट सुना होगा, इनके अल्फाज के लॉजिक के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, जहाँ ज़रूरत है मैं खुद बताऊँगा। कॉपीराइट है, पेटेंट है, कोई गुडविल है, फॉर्मूला है, कोई डिज़ाइन है किसी चीज़ के बनाने का, प्रोसेस है, कोई फ्रेंचाइज है, पता नहीं कितने किस्म के इंटेंजिबल्स एग्जिस्ट करते हैं। अब जितने भी इंटेंजिबल्स हैं, हत्ता कि ये मूवी फिल्म्स हैं, इनकी जो मूवीज, ये सारी भी इंटेंजिबल हैं। टेप रिकॉर्डर्स में जो चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं वो भी इंटेंजिबल हैं। विजुअल इमेजेस कोई गुजर रहे हैं मुल्क के ऊपर से, वो भी इंटेंजिबल हैं। तो ये जितने इंटेंजिबल्स हैं, ये मुल्क पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर मिसाल के तौर पे 500 के करीब होंगे। मैं मिसाल देता हूँ, 500 इंटेंजिबल्स होंगे। जैसे आप कहते हैं ना, टेंजिबल्स लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, कंप्यूटर है, इक्विपमेंट है, कार्स हैं, इसी तरह टेंजिबल्स, इंटेंजिबल्स जरा ज्यादा होते हैं। इंटेंजिबल्स फर्ज कर लें दुनिया में 500 हैं। जितने के जितने इंटेंजिबल्स थे, जब स्टैंडर्ड बन रहा था, उन इंटेंजिबल्स को उन्होंने एक सफ़े पे लिखा। उस सफ़े पे लिखने के बाद उन्होंने 500 इंटेंजिबल्स के जब नाम लिख दिए, सॉफ्टवेयर, फॉर्मूलाज, डिज़ाइन, प्रोसेसेस, ये सारे इंटेंजिबल्स के जब नाम लिखे, तो सिर्फ 5 उन 500 में से पकड़े, सिर्फ 5। और 5 इंटेंजिबल्स के बारे में स्टैंडर्ड बनाने वाले ने कहा, ये इंटेंजिबल्स अगर आप इंटरनली जनरेट करो, ये इंटेंजिबल्स अगर आप, तो मेरी नजर में इसकी रिसर्च हो या मेरी नजर में इसकी डेवलपमेंट हो, सब की सब एक्सपेंस में डाल दो, चाहे अच्छी वाली डेवलपमेंट हो चाहे बुरी वाली डेवलपमेंट हो। ये बात मैंने आपको कल नहीं बताई थी, ये एक्सेप्शन है कल वाली बातों की। 5 इंटेंजिबल्स आपकी आंखों के सामने आने लगे हैं, जो हम क्या बनाएंगे, खुद बनाए। नहीं, कोई लिखने की जरूरत नहीं, सब कुछ किताब में लिखा हुआ है। जो हम खुद बनाएंगे, सिर्फ अभी नाम याद करने हैं, और उनको हम इंटेंजिबल के तौर पे शो किताबों में नहीं कर सकते। तो इंटरनली जनरेट में 5 हैं। 5 के अलावा बाकी जितने मर्जी इंटेंजिबल्स हों, उनकी टेंशन नहीं लेनी। उनमें रिसर्च फेज को एक्सपेंस करेंगे, बुरी वाली डेवलपमेंट को एक्सपेंस करेंगे, और अच्छी वाली डेवलपमेंट को कैपिटलाइज करेंगे। तो हम 5 की लिस्ट याद करें या 500 की लिस्ट याद करें? 5 इंटरनली जनरेटेड गुडविल, बोलते जाएं बस, लिखना कुछ नहीं। इंटरनली जनरेटेड गुडविल,
इंटरनली जनरेटेड ब्रांड नेम, बोलें इंटरनली जनरेटेड ब्रांड नेम, इंटरनली जनरेटेड मेथड, इंटरनली जनरेटेड मेथड। अभी जाके किताब में खोलेंगे वहां लिखी होंगी ये चीजें और आगे इनकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी होगी। मेथड होता है जैसे जंग अखबार के ऊपर जंग का नाम है, तो मेथड, मेथड से मुराद है अखबारों वाले जो अपने लिए नाम इस्तेमाल करते हैं। अखबार का नाम एक इंटेंजिबल देखने में लगता है लेकिन इंटरनली जनरेट हो रहा है। अच्छा, मेथड के बाद पब्लिशिंग टाइटल, जैसे हमारे ज़माने में पीबीपी और कैपलान की किताबें होती थी, अब तो आईकैप की अपनी किताबें आने लग गई हैं। तो पब्लिशिंग टाइटल, या पता नहीं को किसी मैगजीन का नाम ले दो या किसी और चीज़ का नाम ले दो, इशफाक के नावल होते थे, किसके होते थे पता नहीं, तो जो भी कोई पब्लिशिंग टाइटल मशहूर हो गया हो, पब्लिशिंग टाइटल। और पांचवी चीज कस्टमर लिस्ट, लगता है भाईजान ने कहीं से ढूंढ ली है और ये पांचवा बोल रहे हैं। कस्टमर लिस्ट कहाँ लिखे हुए? अच्छा, पेज 8 पे इन्होंने ढूंढ लिया, कहीं उसी पेज पे। अच्छा, ये 5 चीजें इकट्ठे चले जाएंगे। असल में जब चीज लिस्ट सामने आ जाए तो फिर माइंड चल नहीं रहा होता, माइंड अभी फ्रेश माइंड खाली था, इसके ऊपर भरा जा रहा है कुछ। तो इंटरनली जनरेट अगर आप कितनी चीजें करें, 5 चीजें करें, तो इनको आप क्या नहीं कर सकते, इनकी रिसर्च भी एक्सपेंस, इनकी बुरी वाली डेवलपमेंट भी एक्सपेंस, इनकी अच्छी वाली डेवलपमेंट भी एक्सपेंस। जी, रिकॉर्डिंग में ये तक आ गया टीचर कुर्सी उठाने गए थे। वेल डन अबू बकर, सही बात है। अच्छा, अब इन 5 को क्यों नहीं कैपिटलाइज करते, इन 5 को क्यों नहीं कैपिटलाइज करते? सारा किताब में लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना बूथा शरीफ ऊपर रखना है। जी, क्या वजह इन सबको रिकॉर्ड ना करने की? कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, इनकी कॉस्ट मालूम नहीं हो सकती, इनकी कॉस्ट मालूम नहीं हो सकती। ओके, अब मिसाल के तौर पे किसी एक चीज को पकड़ लेते हैं। मेथड, मेथड क्या बताया था? अखबारों का नाम। तो जंग अखबार वाले कहते हैं भाईजान हमारी जंग अखबार का नाम इतना जबरदस्त नाम है कि इससे फ्यूचर में इतने फायदे आ सकते हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट की आपकी सोच है। और अगर आप कभी पसंद करें तो जंग अकाउंटेंट मैगजीन भी शुरू कर दें तो वो भी बड़ा चलेगा, क्योंकि जंग अखबार बिक रही है, साथ वो भी बिक जाएगा, क्योंकि हमारा एक नाम है। हम उनसे पूछेंगे मोहतरम जंग अखबार का नाम बनाने पे कितना खर्चा आया? वो कहेंगे बस हम तो अखबार छापते थे, नाम बनता सा चला गया, हमें तो महसूस भी नहीं हुआ कब नाम बन गया। हत्ता कि लोगों ने बताना शुरू किया आपका तो नाम है, तो हमने कहा हाँ हमारा भी नाम है। तो कितने का नाम बना क्या नहीं पता। तो इट इज मेथड, कॉस्ट कैन नॉट बी रिलायबली मेजर्ड। ब्रांड नेम, अब जे डॉट वाले कहते हैं जी इनका ब्रांड नेम बन गया। अब आपने पूछा जी जाके भाईजान आपका ब्रांड नेम कैसे बना, तो उन्होंने कहा काफी सालों तक अच्छे कपड़े बेचते रहे, एडवर्टाइजमेंट करते रहे, ये सब कुछ करते रहे, लेकिन ब्रांड नेम तो बनाने के लिए हमने को अलग से खर्चा नहीं किया, बस एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते थे और कोशिश करते थे कस्टमर सेटिस्फाइड जाए हमारे पास से, भाई ये कोशिश करते हैं। चलते 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 ये मौका आ गया कि कोई कमीज पहन के आते हैं ईद के दिन तो ऐसे करके लोग देख रहे होते हैं, और अगर जे डॉट हो तो अशश कर उठते हैं, तो बस ऐसे ही बन गया कोई नाम। तो हमने तो कोई खर्चा अलग से इसके लिए नहीं किया, ओवरऑल बिजनेस के खर्चे और ब्रांड नेम बनाने के खर्चे क्लियरली अलग किए जा सकते हैं, किसी बिजनेस में क्लियरली अलग नहीं किए जा सकते। इसलिए 400-500 इंटेंजिबल्स अकाउंटेंट्स ने लिखे सफ़े पर, और सफ़े पर लिख कर उसमें से सिर्फ 5 ऐसे थे, सिर्फ 500 में से सिर्फ 5 ऐसे थे जिनकी कॉस्ट नहीं पता चल सकती थी। इन 5 के अलावा अगर जरा मैं हटूं तो बाकी तो हजारों हैं। बोतल बनाने का फॉर्मूला, जूता बनाने का डिजाइन, गाड़ी बनाने के लिए कोई जो है वो पेपर बन रहा है कि गाड़ी कैसे बनेगी। इन 5 के अलावा तो हजारों इंटेंजिबल्स हैं, वो भी क्या होते हैं? इंटरनली जनरेट होते हैं। तो वो जो इंटरनली जनरेट होते हैं उनमें तो कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सकती है, क्योंकि आपको पता है ब्रांड नेम तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में नहीं बनता, लेकिन क्या आपको पता है कि फॉर्मूला रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बनेगा? क्या आपको पता है कि डिजाइन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बनेगा?
क्या आपको पता है कि ये पेपर, कोई पेपर जिसके ऊपर लिखा हुआ है गाड़ी कैसे बनानी है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बनेगा? बिल्कुल बनेगा, और इनकी कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सकती हैं। लेकिन ये 5 चीजें ऐसी हैं जिनकी कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं हो सकती। अब इसमें से क्या कर लें, गुडविल से शुरू कर दें। अब एक किप्स कॉलेज वाले हैं, वो कहते हैं यार हमारी बड़ी गुडविल है, हमारा बड़ा नाम है, तो इनसे पूछो यार नाम बनाने में कितना खर्चा लगा? कहते हैं नाम तो बन जाता है, बस सालों मेहनत करनी पड़ती है, बस बन जाता है खुद ही। आपने कहा इसके लिए कोई पैसे पूछे? कहते पता नहीं इसके लिए पैसे कितने दिए। तो कॉस्ट कैन नॉट बी रिलायबली मेजर्ड। ब्रांड नेम हो गया, मैसेज हो गया, पब्लिशिंग टाइटल, उसी तरह बुक्स हैं, कोई मशहूर बुक्स हैं दुनिया की, तो उनके भी अब ब्रांड मशहूर हो गए हैं ब्रांड नेम की तरह, लेकिन उनका भी नहीं पता। और सबसे बड़ी चीज़ इधर कस्टमर लिस्ट। मिसाल के तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि यार हमारे पास जो है वो कस्टमर लिस्ट मौजूद है। पंजाब यूनिवर्सिटी के पास तो लाखों नहीं शायद करोड़ स्टूडेंट्स हो गए हों आज तक, तो लाखों स्टूडेंट्स की पंजाब यूनिवर्सिटी के पास कस्टमर लिस्ट मौजूद है, और वो जो स्टूडेंट्स के नाम नंबर वगैरह सब मौजूद हैं। उसमें मिसाल के तौर पे अगर पंजाब यूनिवर्सिटी वाले चाहें तो किसी ने किसी एक खास फील्ड के अंदर, मिसाल के तौर पे कोई कहता है मैंने प्लांट पैथोलॉजी के अंदर ये एक डिग्री हासिल कर ली है, अब ये प्लांट पैथोलॉजी में अगर पंजाब यूनिवर्सिटी वाले कोई एडवांस डिग्री लॉन्च करना चाहें तो इनके पास टारगेट ऑडियंस की लिस्ट मौजूद है, टारगेट ऑडियंस की लिस्ट मौजूद है। जैसे कॉलेज वाले होते हैं, पीआरसी वालों की लिस्ट मौजूद है, सबसे पहले कैफ लॉन्च करना होता है तो उनको मैसेज चलाते हैं, क्योंकि वो तो आसान ऑडियंस है, उनके मैसेज, उनके कस्टमर लिस्ट मौजूद है। तो इसी तरह कॉलेज ने सी फैप लॉन्च करना हो और कैफ वाले टीचर ने सी फैप में पढ़ाना हो, तो कैफ वाले स्टूडेंट्स की एक कस्टमर लिस्ट बनी हुई है और उन्हीं को बताया जा सकता है सी फैप लॉन्च होने लगा है। तो कस्टमर लिस्ट से फ्यूचर में बेनिफिट आ सकता है? पहले ये बताएं, बेनिफिट आ सकता है? मैं ये नहीं कह रहा इन चीज़ों से फ्यूचर में बेनिफिट नहीं आना, फ्यूचर में बेनिफिट इनसे आना है। मैं इसको किस वजह से कह रहा हूं, ओहो ये कैपिटलाइज करने नहीं है, ये परचेज वाली चीजें कैपिटलाइज करनी है। किसी के ऊपर ना नजर पड़ी हो, दीवाना हुआ होगा वो। परचेज, जो आपने चीजें परचेज की हैं उनको कैपिटलाइज करना है, जो इंटरनली जनरेट की हैं ये 5 चीजें, इनको आपने कैपिटलाइज नहीं करना। इन 5 चीजों को बोले 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 डू नॉट, कुछ नहीं नोट करना आपने, अभी एक सफा आ रहा है उसके ऊपर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, डू नॉट कैपिटलाइज। इन 5 चीजों को आपने कैपिटलाइज नहीं करना। और लॉजिक, कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। अब भाई कस्टमर लिस्ट से फ्यूचर में तो बेनिफिट आएगा। अब एक ग्रोसरी स्टोर है, उस ग्रोसरी स्टोर बड़ा मशहूर हो गया है, या कोई बेकरी है बड़ी मशहूर हो गई है, अब उस बेकरी के पास आजकल ऑनलाइन ऑर्डर्स का ज़माना है कोरोना के बाद से, तो उनके पास कस्टमर्स की लिस्ट बन गई है कि कौन कौन जो है वो रसगुल्ला, कौन कौन गुलाब जामुन पसंद करता है। अब उसी बेकरी वाले ने जब जो है वो रसमलाई लॉन्च करनी है तो उसके पास तो कस्टमर्स की लिस्ट मौजूद है। अब कस्टमर्स कहेंगे यार वहीं से रसगुल्ले और गुलाब जामुन लेते हैं, वहीं से रसमलाई भी लेके चेक कर लेते हैं। तो जब कस्टमर लिस्ट मौजूद है उनके पास, तो क्या कस्टमर लिस्ट से फ्यूचर में फ़ायदा उठाएंगे? जी बिल्कुल उठाएंगे। लेकिन उनसे अगर पूछा जाए भाईजान कस्टमर लिस्ट बनने में कितना खर्चा आएगा, कहेंगे बन सी गई है, बनाई तो नहीं थी हमने, बस फ़ोन आता था तो वो नाम शमाम लिख लेते थे, उसका नंबर लिख लेते थे, बस बन सी गई है। तो अलग से कोई बंदा बिठाया आपने, अलग से बंदा तो नहीं, एक ऑर्डर रिसीव करता था बंदा। इसी तरह कॉलेज वाले एडमिशन के वक्त बंदा इसलिए तो नहीं बिठाया हुआ कॉलेज वालों ने कि कस्टमर लिस्ट बनाए, लेकिन ना चाहते हुए बनती जा रही है और चलते 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 एक कीमती चीज़ महसूस हो रही है, लेकिन स्टैंडर्ड इसको रिकॉर्ड करने से मना करता है। द रीज़न इज कि इन 5 चीज़ों में कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। इंटेंशन ऐसी हो कि जैसे गुडविल बनाने के लिए कुछ भी नहीं, जो मर्जी, चाहे आप इंटेंशन रख के बना रहे हो चाहे इंटेंशन के बगैर बना रहे हो, स्टैंडर्ड कहता है ये 5 चीज़ें कैपिटलाइज नहीं होंगी। एक समरी बनी हुई है किताब में, उसकी तरफ आ जाएं। पेज नंबर 23। पेज नंबर 23। इंटेंजिबल्स। एक्वायर्ड क्या मतलब होता है? परचेज। बने बनाए खरीदे या खुद बनाए? परचेज्ड। ये मैंने आपको चीज़ नहीं बताई, सेपरेट एक्विजिशन, एक्विजिशन एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन।
मतलब बताएं, सेपरेट एक्विजिशन, एक्विजिशन एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। भाई आप, अच्छा आवाज का, आप अगर कोई इंटेंजिबल अकेला बाजार से जाके खरीदें, अकेला सॉफ्टवेयर, तो इसे क्या कहते हैं? सेपरेट एक्विजिशन। अच्छा, कभी आपने ऐसे सुना है फर्निश्ड घर मिल रहा है? तो फर्निश्ड घर क्या होगा? उसमें घर भी होगा, उसमें फर्नीचर भी होगा, उसमें चिकन का सामान भी होगा, ओवन भी होगा, फ्रिज भी होगा, सारी चीजें होंगी, वो होगा फर्निश्ड घर, और उसमें सारी चीजें मौजूद हैं। डन। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि सेपरेट एक्विजिशन क्या है? सेपरेट एक्विजिशन है मैंने अकेला सॉफ्टवेयर खरीदा। सेपरेट एक्विजिशन क्या है? मैंने अकेला जाके फार्मूला खरीद लिया। सेपरेट एक्विजिशन क्या है? मैंने अकेले जाके लाइसेंस खरीद लिया फिशिंग का। ये सेपरेट एक्विजिशन है। एक्विजिशन इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है? मैंने एक पूरी कंपनी खरीद ली। मैंने एक पूरी कंपनी खरीद ली। मैंने कहा जी मैं जो है वो बहुत बड़े लेवल का बंदा हूं, मैं सऊदी किंग हूं, मेरे पास तो मैं खुद भी अरब हूं और मेरे पास भी अरबों हैं। तो मेरे पास अरबों रुपए हैं, तो मैंने ये डिसीजन लिया कि सऊदी किंग आया पाकिस्तान में, हम जाके अमरूद खरीद रहे थे, उसने कहा मैं यूफोन खरीदता हूं। हमने कहा लेवल है यार आपका। तो उसने पूरा का पूरा बिजनेस कंबाइन कर लिया, यानी कोई उसके अपने बिजनेस होंगे, उसके साथ पूरा का पूरा बिजनेस कंबाइन कर लिया। अब यूफोन के सारे इंटेंजिबल्स उसके इंटेंजिबल्स होंगे, तो इसके ऊपर हमने कंसोलिडेशन में बात करनी है, इसलिए इस डिस्कशन को अभी साइड पे रख दें। हमारी सिर्फ डिस्कशन कौन सी है जी? सेपरेट एक्विजिशन। सेपरेट एक्विजिशन का क्या मतलब है? कई इंटेंजिबल किसी बिजनेस के खरीदे, या कोई वैसे इंटेंजिबल बाजार से खरीद लिया, इंटेंजिबल बाजार से खरीद लिया। अच्छा, ये आपने पढ़ी हुई है इंट्रो FR1? एक बात रिसर्च डेवलपमेंट से हट के अगर आपसे कर लूँ, आपको याद होगा कि अगर आप प्लांट भी बाजार से खरीदते थे तो कौन कौन सी चीज़ें एसेट की कॉस्ट में ऐड होती थी? परचेज कॉस्ट, इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे इंस्टॉल वगैरह कराने का, और टेस्टिंग कॉस्ट। ये सारी चीज़ें आप क्या करते थे? बोलें, कैपिटलाइज करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट होती थी, और एसेट की कॉस्ट निकल आती थी। तो सेपरेट एक्विजिशन वाले एसेट्स को याद रखिएगा, हम क्या करते हैं? बोलें कैपिटलाइज। ये लिख लें, कैपिटलाइज करते हैं या एक्सपेंस आउट करते हैं? कैपिटलाइज करते हैं। डन। अच्छा, अब बता दें, ये जो हमारी डिस्कशन चल रही है, ये बने बनाए एसेट खरीदे हैं या ये खुद बनाए हैं? बने बनाए खरीदे हैं। अब अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो हमारी डिस्कशन किसके ऊपर आज होने लगी है? इंटरनली जनरेटेड चीजों पे। इंटरनली जनरेटेड में पहले 5 की लिस्ट बता दें जो कि इंटेंजिबल कभी भी नहीं है। इंटरनली जनरेटेड गुडविल। इंटरनली जनरेटेड का लफ्ज मैंने बार बार लिखा है ताकि आप कहीं ऊपर से ये लफ्ज मिस कर रहे हो तो नीचे दोबारा आपके सामने आ जाए। खुद बनाई हुई गुडविल, खुद बनाया हुआ ब्रांड, खुद बनाया हुआ मैस्टेड, खुद बनाया हुआ पब्लिशिंग टाइटल, खुद बनाई हुई कस्टमर लिस्ट। ये पांचों चीजें देखने में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देंगी, लेकिन इनकी कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड। तो हमने लिख लिया कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड। इनकी कॉस्ट पता नहीं चल सकती। ओवरऑल बिजनेस की कॉस्ट और इसकी कॉस्ट अलग करना जरा मुश्किल है। ओके, नॉन इंटेंजिबल के आगे हमने क्या लिखा? 5 एसेट्स हैं सिर्फ। कितने एसेट्स हैं? लिख लें 5। इन 5 को आपने क्या नहीं कहना? इंटेंजिबल नहीं कहना। अब हम इधर ही रहते हैं इंटरनली जनरेट की तरफ, लेकिन अब कुछ चीजें एक्सपेंस होनी है, कुछ चीजें कैपिटलाइज। ये हमने कल पढ़ा था। अगर इन 5 के अलावा कोई चीज है, अगर 5 के अलावा कोई चीज है, क्या मैं लिख सकता हूं ये जो लाइन है अदर देन 5? लिख सकता हूं इस लाइन के साथ अदर देन 5? बोलें अदर देन 5। और इसकी एक दो एग्जांपल्स भी लिख सकता हूं यहीं पे, जैसे कि फॉर मूला, डिजाइन, प्रोसेस, सॉफ्टवेयर। आसान सी, सॉफ्टवेयर भी तो खुद बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर अदर देन 5 आइटम्स होंगे ये।
इनको कभी एक्सपेंस करना है कभी कैपिटलाइज। उसके लिए क्या कल क्या रूल पड़ा था, अगर इनकी रिसर्च हो रही है एक्सपेंस, अगर इनकी डेवलपमेंट हो रही है और वो क्राइटेरिया पैरा 57 वाले मीट नहीं कर रही तो वो क्या होगी, एक्सपेंस। और अगर इनकी डेवलपमेंट हो रही है और पैरा 57 वाले क्राइटेरिया मीट कर रही है, वो जो 6 बातें अभी पढ़ाई हैं, तो फिर इसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। अच्छा, खरीदी हुई चीज पे तो ये खर्चे आते हैं, खरीदी हुई चीज पे तो ये खर्चे आते हैं। मिसाल के तौर पे आप सालन खरीदें तो सालन का बिल होगा, सालन को लाने का कोई खर्चा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सालन बनाएं तो फिर सब्जी अलग से खरीदनी पड़ेगी, मिर्चें अलग से खरीदनी पड़ेगी, मिर्ची अलग से खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप कोई इनटेंजिबल खुद बनाएं, जैसे कि सॉफ्टवेयर है, जैसे कि कोई फिल्म है, जैसे कि मूवी है, कोई चीज़ खुद बनाएं इंटेंजिबल, तो उसमें फिर किस किस चीज़ का खर्चा आएगा, मटेरियल। साइंसदान अन्य काम करेंगे या मटेरियल डाल के चीज़ों को चेक करेंगे, मटेरियल, सर्विसेज। एम्प्लॉय बेनिफिट्स कौन होंगे, इंजीनियर्स। इंजीनियर्स को क्या बेनिफिट दिया जाता है, सैलरी। एम्प्लॉय बेनिफिट की क्या मिसाल है, वो जो सफ़ेद कलर के चोगे पहन के लोग फिर रहे हैं लेबॉर्ट्री में, उनकी सैलरीज, इंजीनियर सैलरीज। और इसके बाद अक्लमंद लोग क्या करते हैं, अपने नाम करवा लेते हैं, लीगल राइट्स देके अपने नाम करवा लेते हैं, ताकि 500-500 के लेक्चर बिक ना रहे हों। तो अपने नाम करवा लेते हैं, फीस टू रजिस्टर द लीगल राइट। तो लीगल राइट को अपने नाम रजिस्टर करवा लेते हैं, डन। तो ये जी एक स्टोरी थी, और अब आपके लिए जो है वो एक धमाका होने लगा है। इसको ज़रा आपने गौर से देखना है, मीम इसका खुद सही कर लीजिएगा। धमाका, गुडविल, ब्रांड, मेथड, कस्टमर लिस्ट और पब्लिशिंग टाइटल और कस्टमर लिस्ट इंटेंजिबल्स होते हैं। और धमाका होने लगा है, ये इंटेंजिबल्स होते हैं इफ परचेज्ड। आप जरा सोचें, अब धमाके के आफ्टर शॉक्स फील करें, जरा एब्जॉर्ब करने दें, कुछ लोगों को सोचने दें। जब सोच लेंगे तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये एक धमाका है। अगर ये 5 चीजें आप खरीद लेते हैं तो आपके लिए ये क्या है, इंटेंजिबल। तो आपके लिए ये क्या है, इंटेंजिबल। इसमें एक मिसाल मैं आपको देता हूं। ये जी मिसाल के तौर पे जे डॉट की दुकान है, तो एम आसिफ डॉट साहब ने कहा कि हम अपना जो है वो काम शुरू करते हैं। तो कपड़ों का, ये तो इधर कुछ और हो रहा है ना, कपड़ों का। तो ये भी कपड़ों का काम कर रहे थे और ये भी कपड़ों का काम कर रहे थे। अब सर आसिफ ने जे डॉट वालों से पूछा कि भाईजान कुछ बंदे आते होंगे आपकी दुकान पे सूट लेने के लिए, कुछ जो है वो आपकी दुकान पे औरतें आती होंगी सूट लेने के लिए, ऐसा ही है। तो आपने उनके टेलीफोन नंबर ऑनलाइन ऑर्डर्स के बाद सारे सेव किए हुए हैं, सब कुछ पाते हुए आपने सेव किए हुए हैं सारे नंबर। जे डॉट वालों ने कहा जी बिल्कुल सारे नंबर सेव किए हुए हैं, ये देखें हमारे कैसे कैसे खूबसूरत कस्टमर हैं, इनकी हमने लिस्टें बनाई हुई हैं, पूरी लिस्टें बनाई हुई हैं इनकी, इनके घरों के बारे में पता है, सब पता है। इनकी लिस्ट बनी हुई है। अब जे डॉट ने इनकी जो लिस्ट है वो क्या बनाई है, इंटरनली। अब सर आसिफ ने जाके जुनैद जमशेद के कान में कहा, अच्छा उसके बेटे के कान में जाके कहा, पुत्र एक लिस्ट है आपके पास। ने कहा मैं नहीं दिखाऊंगा। यार जरा इधर का तस्वीर, ना ना ना,
करते करते बात बड़ी सरा सिर्फ 2 करोड़ देने को तैयार हो गए। देते हैं आप? उसने कहा जान भी हाजिर है, लिस्ट क्या। तो 2 करोड़ की बाय कर ली लिस्ट सर आसिफ ने। अब भाईजान स्टैंडर्ड कहते हैं बैलेंस शीट के मुंह पर आप इस इंटेंजिबल को शो कर दें 2 करोड़ पे अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन बाद में करेंगे। इस इंटेंजिबल को बैलेंस शीट के फेस पे शो कर दें, क्योंकि मोहतरम दामद बरकातुहुम आपके लिए ये इंटेंजिबल क्या है, ये अपनी बैलेंस शीट में क्यों नहीं शो कर रहा होगा। तो इसकी बैलेंस शीट के अंदर जो इंटेंजिबल्स हैं उसमें मेरे ख्याल से तो कस्टमर लिस्ट का नाम ही नहीं आ रहा होगा। अगर आ भी रहा होगा तो कितने रुपए पे आ रहा होगा, 0 पे आ रहा होगा। लेकिन इनकी लिस्ट में ये नाम कितने पे आ रहा होगा, 2 करोड़ पे। ये नोट कर लें। वैसे ये बात मैं एक दफा पढ़वा दूं, फिर ये नोट कर लें। इधर देखें, एफ पेज 23, पेज 23 नोट्स का गुडविल मैसेज कस्टमर लिस्ट पब्लिशिंग टाइटल एंड ब्रांड नेम्स आर परचेज देन दिस विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन। इतनी ज्यादा जगह देखें यहां लिखने के लिए, ये वाला सारा लिख लें। अब जो उसे 2 करोड़ मिले वो उसको जो 2 करोड़ मिले हैं वो एंट्री कर लेगा कैश डेबिट अब्बू की अदर इनकम क्रेडिट। वो अपने 2 करोड़ रुपए की अलग एंट्री करेगा, वो अलग है, उसको छोड़ो। मैं जो पैसे पे कर रहे हैं अभी उसकी बात कर रहा हूं। मैं आपको रेवेन्यू का स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको इंटेंजिबल्स का स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूं। ये माइक आगे दे दो ना, किसी ने सवाल पूछना हो तो। एक भाई ने बाल थोड़े ज्यादा बना लिए हैं। अच्छा जी, अब आपका छोटा सा टेस्ट, ये चीज़ें ज़रा देखते रहें, आपने मुझे बताते रहने कहाँ फॉल करेंगी। ओके, कॉलेज वालों को ज़रूरत पड़ी कि कॉलेज वाले एक फ़ीस बनाने वाला सॉफ्टवेयर ख़रीद लें, और कॉलेज वालों ने फ़ीस बनाने वाला सॉफ्टवेयर ख़रीद लिया। बताएं इसके साथ क्या सलूक होगा। एक्वायर्ड है, इसलिए इसे क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। अच्छा जी, कोका कोला वालों को इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि कोका कोला वाले एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करें। वो जो नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी थी वो लेज़ के मुकाबले में इन्होंने चिप्स जो है वो लॉन्च करने थे। तो कोका कोला वालों ने जब चिप्स लॉन्च करने का सोचा तो चिप्स का ये फार्मूला बना रहे हैं। तो अब बता दें क्या रूल लगेगा, इसकी रिसर्च फेज क्या होगी, एक्सपेंस, बुरी वाली डेवलपमेंट बना रहे हैं, मैंने कहा इंटरनली जनरेट कर रहे हैं, तो इसकी फिर ये वाला क्या हो जाएगा, बोलें बोलें बोलें, कैपिटलाइज। अच्छी वाली डेवलपमेंट क्या हो जाएगी, कैपिटलाइज हो जाएगी। और इसके बाद कोका कोला वालों ने ये सोचा कि मोहतरम अब ये जो क्या कहते हैं, जिस तरह ये पेप्सी वालों के लेज हैं उसी तरह जो है वो हमारे भी चिप्स आ गए हैं। है तो कंपेटिटर, लेकिन समझने के लिए हम कह देते हैं कि ये लोग गए और इन्होंने जाके रिक्वेस्ट की पेप्सी वालों से कि जिन जिन स्कूलों के अंदर आप लेज सप्लाई करते हैं उन सारे कस्टमर्स की लिस्ट आप हमें दे देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, 1 करोड़ रुपया दें, हम आपको वो लिस्ट दे देते हैं। तो अब ऐसी सूरत के अंदर जो कोका कोला वाले हैं उनके लिए ये कस्टमर लिस्ट क्या होगी, अब उनके लिए ये कस्टमर लिस्ट इंटरनली जनरेटेड होगी या परचेज्ड होगी,
तो अब ये देखने के अंदर तो कस्टमर लिस्ट है, लेकिन इसको परचेज किया गया है, इस वजह से इसे क्या कर दिया जाएगा, कैपिटलाइज कर दिया जाएगा। क्लियर? और अगर मैं ये कहूं कि कोई एक बिजनेस है, मिसाल के तौर पे मेट्रो कैश एंड कैरी वाले हैं, और उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क और जाल फैल गया है रिटेल स्टोर्स का या होलसेल स्टोर्स का, और उनके पास लाखों कस्टमर्स की लिस्ट बन गई है 10-15 साल मेहनत करने के बाद, तो वो कस्टमर लिस्ट को मेट्रो कैश एंड कैरी वाले अपनी बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं या नहीं शो कर सकते? क्यों नहीं शो कर सकते? इंटरनली जनरेट की गई कस्टमर लिस्ट इंटेंजिबल नहीं है, इसलिए वो इसको अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते। क्लियर? ओके। इनको कुछ भी नहीं करेंगे, इन पे जो खर्चा होता है उसका रिकॉर्ड आमतौर पे बिजनेसमैन अलग रख ही नहीं रहा होता, लेकिन अगर कोई रख भी रहा हो रिकॉर्ड कि हम अपना ब्रांड नेम बना रहे हैं, तो एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, डेबिट, कैश, क्रेडिट, इस किस्म की एंट्री होती रहती है, तो ये बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं होगा। क्लियर? ओके। अच्छा, अब कितना टाइम है? अभी है घंटा। अच्छा जी, अब एक सवाल जो है वो हमने आज शुरू करना है, लेकिन उस सवाल के शुरू करने से पहले आप मुझे ये बता दें कि इसकी थ्योरी को ज़रा नज़र मार लें, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं पहले। किस पेज पे थे थोड़ी देर पहले हम? 23। अच्छा यार, एक काम करते हैं, वेला बंदा आपको पता है काम कोई ना कोई निकाल लेते हैं। किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं और उसमें देखते हैं कि इनटेंजिबल्स कहाँ आ रहे हैं और उसकी कहानी क्या है। इसमें ये देखें, नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या पैकेजेस की कहीं आ रही होंगी। अच्छा, आ गई। ये नेस्ले की वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो आपको 2019 के साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी। इसको अगर आप डाउनलोड करेंगे 2019 के साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इसमें आपको नज़र आएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे क्या कहते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अगर आप दूसरे सफ़े पे आएंगे तो आपको बैलेंस शीट के अंदर नज़र आएंगे इनटेंजिबल्स, और इनटेंजिबल्स जो हैं वो आपको बैलेंस शीट में नज़र आएंगे। ये क्या चीज़ है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये आपके पास नोट्स में नहीं है, जाहिर सी बात है, मैंने सिर्फ अपने पास रखी हुई है चीज़, सबको नहीं देनी। अच्छा, तो ये प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, कोई चीज़ें बन रही होंगी इनकी नेस्ले वालों की, और ये इंटेंजिबल्स हैं। इंटेंजिबल्स कितने के हैं हजरात? 7,000 रुपये के इंटेंजिबल्स हैं। और भाईजान ए वेखो, रुपीज़ इन 1000, तो इसका मतलब क्या बनेगा? 7,396,000। तो 73 लाख के इनके पास क्या पड़े हुए हैं? इंटेंजिबल्स पड़े हुए हैं। ये इस साल पड़े हुए हैं, और पिछले साल कितने थे? 154 लाख के थे। तो इस साल 7.3 मिलियन के इंटेंजिबल्स हैं, और पिछले साल कितने इंटेंजिबल्स हैं इनके पास? 15.4 के। और इसके साथ एक नोट का नंबर दिया हुआ है। अगर आपको इतना सा पढ़ के तसल्ली नहीं हुई तो आपके मन के लिए हम नोट 18 में जाएंगे, और नोट 18 में जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके देखेंगे कि इसकी क्या डिटेल आ रही है। ये ओवरऑल आपको एक इमेज दिखाने लगा हूं इंटेंजिबल्स का। अच्छा जी, हम शुरू कहां से हुए हैं? स्टेटमेंट ऑफ, इसको आप बैलेंस शीट कहते थे इंट्रो FR1 की क्लास में। अच्छा, इसके बाद ये 2 सफ़ों पे इसने बनाई हुई है। इसके बाद क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और सेल या रेवेन्यू से शुरू होती है और कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह माइनस होती है। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये भी पड़ी हुई है FR1 के अंदर। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, शेयर कैपिटल वगैरह आ रहा होता है, शेयर प्रीमियम आ रहा होता है। ये एक सफ़ा हो गया स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी। इसके बाद क्या है? स्टेटमेंट ऑफ, ये भी FR1 में पड़ी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटीज पड़ी हुई हैं। अच्छा, ये कैश फ्लो हो गई। इसके बाद क्या है? नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें कौन सा नोट उसने कहा था? 18। अभी हम किस नोट पे हैं? 1 पे हैं। तो नोट नंबर 1 और 2 नहीं जान ले ली। ये सारे नोट्स आप पढ़ेंगे CA फाइनल में।
बस नहीं, अभी तो 16 है यार। अच्छा, ये ऊपर निकल गया, सबने निकल जाना है। इंटेंजिबल्स, इंटेंजिबल्स की कॉस्ट आ रही है, इसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर आ रही है, और क्लोजिंग अमोर्टाइजेशन आ रही है, और क्लोजिंग बुक वैल्यू आ रही है 7396 और 15464, वो जो हम फिगर्स देख के आए थे। अच्छा, अब ये जो इंटेंजिबल्स आ रहे हैं, इसमें इसके इंटेंजिबल्स इतने ज़्यादा नहीं होंगे कि इसको ज़रूरत पड़ी हो उनको अलग अलग ब्रेक करने की। लेकिन अगर आप इसके टेंजिबल्स की तरफ जाएं तो टेंजिबल्स तो इसके इतने हैं कि हम देख परेशान हो जाएं। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें इनकी लैंड भी है, इनका प्लांट भी है, इनके फर्नीचर भी हैं, इनके व्हीकल्स भी हैं, आईटी इक्विपमेंट भी हैं। इसी तरह का एक फॉर्मेट बनता है इंटेंजिबल्स का, जो आज हम सवाल लेके चलेंगे। उसमें ब्रांड्स भी आ रहे होंगे, ब्रांड्स इंटेंजिबल्स में आ रहे होंगे। ब्रांड तो हाँ, परचेज वाले ब्रांड हो सकते हैं ना, ब्रांड्स हैं, लाइसेंसेस हैं, कोई सॉफ्टवेयर्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, रेसिपीज हैं, वो सारे के सारे कॉलम बनने होंगे किस नाम से? इंटेंजिबल्स के नाम से। तो इंटेंजिबल्स टॉप पे कहाँ नजर आते हैं? बैलेंस शीट के फेस पे। उसके बाद इनकी डिटेल कहाँ नजर आती है? नोट्स में। इनके पास शायद एक ही किस्म के इंटेंजिबल होंगे, इसलिए इन्होंने नोट्स के अंदर जो है वो ज्यादा चीजें दिखाना मुनासिब नहीं समझा। तो इस वजह से इनके आपको जो है वो नोट्स के अंदर कोई ज्यादा तफसील नहीं मिली। ओके, नाउ द नेक्स्ट चीज इज, आज के सवाल शुरू करते हैं। उससे पहले वो जो अभी हमने पढ़ा है ना 4-5 चीजें थ्योरी में, उसको देख लें सिर्फ। रिसर्च और डेवलपमेंट कहाँ थी? पेज नंबर, ये जरा पेज 8 पे। यार ये क्या है? पैरा 63, रिकॉग्निशन प्रोहिबिशन का मतलब बताएं कोई ऐसा अच्छा सा मतलब। रिकॉग्निशन प्रोहिबिशन, रिकॉर्ड करना मना है या रिकॉर्ड करने की इजाजत है? IAS 38 प्रोहिबिट द रिकॉर्डिंग ऑफ फॉलोइंग इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स, पेज 8। मुझे बताएं इसमें मैं क्या हाईलाइट करूं जो मैंने बात अंडरलाइन की है? एक्सेलेंट, इंटरनली जनरेटेड। अगर ये इंटरनली जनरेट हैं तो इंटेंजिबल नहीं है, लेकिन अगर ये परचेज हैं तो इंटेंजिबल है। और लिस्ट में कितनी चीजें आ रही हैं? 5 चीजें आ रही हैं। यार वो स्टैंडर्ड वाला लॉजिक देता है, पता नहीं आई कैप ने ये क्यों किताब में डाल दी। मेरे ख्याल से ये आपको लॉजिक पेपर में इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन देख लें, पैरा 64 स्टैंडर्ड का होगा कोई, पढ़ लें, ये लाइन समझ आ गई है। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, मेथड, पब्लिशिंग टाइटल, कस्टमर लिस्ट एंड आइटम सिमिलर कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग बिजनेस एज अ होल। समझ आ गई ना? पता नहीं बिजनेस ग्रो कर रहा है या कस्टमर लिस्ट बन रही है, अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो देयर फॉर सच आइटम्स आर रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल। ये हमें इससे कोई बात पता चली है या उसने लॉजिक सी बताने की कोशिश की है? लॉजिक बताने की कोशिश की है। ये चीज़ें ओवरऑल बिजनेस की कॉस्ट से अलग नहीं हो पाती, इसलिए हमें पता नहीं चलता, तो इसलिए हम इनको हमेशा क्या कर देते हैं? एक्सपेंस में डाल देते हैं, इनको बैलेंस शीट के तौर पर रिकग्नाइज नहीं करते। नोट फॉर स्टूडेंट्स, इफ एनी ऑफ दीज आइटम्स वुड बी रिकग्नाइज्ड इफ दे वर, इफ तो नहीं होना चाहिए ना तो शुरू में, एनी ऑफ दीज आइटम्स वुड बी रिकग्नाइज्ड इफ दे वर परचेज सेपरेटली। लेकिन अगर ये परचेज कर लें, हाँ, परचेज गुडविल के ऊपर हमारी अलग डिस्कशन है, वो हम किसी और स्टैंडर्ड में करेंगे। अच्छा, जो पैरास अभी मैं नहीं करवा रहा ना, उनको आपको करने की जरूरत भी नहीं, जो जो साथ में टिक करवा रहा हूँ। अभी मैंने सिर्फ ये करवाया 5.3, और उसके बाद आपको मैंने ये वाला करवाया। चलें जी, सवाल शुरू करें। पास पेपर का क्वेश्चन 7 करते हैं आज। पेज नंबर, पास पेपर का पेज नंबर 26।
अच्छा, इससे पहले आप मुझे ये रिवाइज करवा दें कि IAS 16 का आप नोट कैसे बनाते थे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी मेरे पास बिल्डिंग है, अभी ठहर जो, पहले ये देख लो ज़रा। साल के शुरू में मेरे पास 100 रुपये की बिल्डिंग्स पड़ी थी, मैंने 20 रुपये की नई बिल्डिंग्स खरीदी, मैंने 8 रुपये वाली बिल्डिंग्स बेच दी जिनकी कॉस्ट 8 थी, तो मेरे पास कैरी डाउन बिल्डिंग्स कितनी हो गई? 112। आप चलते हैं अपने साथ बैग लेके चलते हैं, बिल्डिंग चलती है अपने साथ अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट लेके चलती है। ब्रॉड डाउन 104 ब्लंडर है, ये इम्पॉसिबल है कि 100 की कॉस्ट ऊपर आ रही है और अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन 104 हो, तो फिगर्स एज्यूम ही कर रहे हैं। फर्ज करें ओपनिंग अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन 22 रुपये, इस साल की डेप्रिसिएशन, इसको डेप्रिसिएशन कहेंगे या अमोर्टाइजेशन कहेंगे? मैंने बिल्डिंग लिखा है ऊपर, इसको डेप्रिसिएशन कहेंगे। तो ब्रॉड डाउन डेप्रिसिएशन फर्ज करें 11 रुपये। अच्छा जी, अगर एसेट जा रहा है और एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बना हुआ है, तो आप इसकी कॉस्ट बाहर निकाल रहे हैं, तो कॉस्ट के साथ उसकी और क्या बाहर निकाल दें? अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन। अब अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन 8 रुपये वाले की हो सकते हैं 6 रुपये हो सकते हैं 4 रुपये हो सकते हैं 3 रुपये हो, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती। फर्ज करें 3 रुपये है, व्हाट इज कैरी डाउन? 30। अब मुझे बता दें, अगर हमारे पास एक ही एसेट है, तो आपने देखे बैलेंस शीट के मुंह के ऊपर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहा था, लैंड बिल्डिंग अलग अलग नहीं आ रही थी। तो अगर हमारे पास एक ही एसेट है ये वाला पूरे बिजनेस में, तो बैलेंस शीट के फेस पे क्या नजर आएगा? 112 माइनस 30। व्हाट इज 112? कैरी डाउन कॉस्ट। व्हाट इज 30? कैरी डाउन अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कैरी डाउन कॉस्ट में से कैरी डाउन अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो एक चीज बाहर आती है जिसका नाम होता है बीबी, बुक वैल्यू। क्लियर? अच्छा, इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करना है वो मैंने आपको बता दिया। अभी जाके नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया था कि पीपी हमें कितना नजर आ रहा होगा? 82 का नजर आ रहा होगा, और इसके आगे नोट का रेफरेंस दिया होगा, इसके आगे नोट का रेफरेंस दिया होगा। मिसाल के तौर पे नोट नंबर 16 शायद दिया हुआ था। अब अगर हम नोट नंबर 16 में जाएंगे तो ये बैलेंस शीट होगी या ये नोट्स होंगे? नोट्स होंगे। नोट्स के अंदर जो है वो हमें तफसील दी होगी। जिस बंदे को इस 82 से तसल्ली नहीं हो रही उसे बताया जाएगा ये 82 कैसे बना। उसमें इन दो अकाउंट्स को आप शिफ्ट कर देंगे टी अकाउंट से स्टेटमेंट फॉर्म में, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, लेटी हुई डेप्रिसिएशन, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओपनिंग कितनी है जी? 100। एडिशन, डिस्पोजल 8, प्लस माइनस माइनस, क्लोजिंग 100। अभी इसके सामने मैं क्लोजिंग का लफ्ज नहीं लिख रहा, लिख लीजिएगा बेशक। आगे अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन जी। ओपनिंग 22, इस साल की डेप्रिसिएशन 11, और डिस्पोजल कितने से? -3। 22 जमा 11 माइनस 3, 30। अब आप 30 को इस 112 में से क्या करेंगे? बोलें, माइनस करेंगे। जवाब क्या आ जाएगा? ये 82 आप किसके मुंह पे ले जाएंगे? साथ वाले के माथे पे लिख देंगे जाके? नहीं, ये बैलेंस शीट के फेस के ऊपर ले जाएंगे। तो नोट IAS 16 वाला कुछ भी नहीं है, ये तो एसेट और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन के टी काउंट को किस फॉर्म में प्रेजेंट करना है? स्टेटमेंट फॉर्म में। एसेट और अकामुलेशन अकाउंट के टी काउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करना है। दैट इज कॉल्ड एज नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर? ओके, यह बनाने की ज़रूरत है। तस्वीर खींचनी है खींच लें, इट्स अप टू यू। मैं साइड पर ज़रा हो जाऊँ तो आप लोग तस्वीर इसकी खींच लें अगर आपने खींचनी है। बाकी ये नोट आपने FR 1 में सीखा हुआ है, तो इसको अभी हम इंटेंजिबल्स के एतबार से बनाना शुरू करते हैं।
तो किस अकाउंट को किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? एसेट और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन को किस फॉर्म में? स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा जी, और ये ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन है। साल के शुरू में इतनी बिल्डिंग्स पड़ी थी, इतनी खरीदी, इतने वाली बेच दी, इतने की बेची नहीं, पता नहीं बेचे कितने पैसे आए, वो सवाल में मिसिंग है। इतने वाली बिल्डिंग्स बेच दी। अब बिल्डिंग्स 112 की पड़ी हुई हैं, वो 112 वाली बिल्डिंग्स आज तक 30 डेप्रिशिएट हो चुकी हैं। ओपनिंग 22 हो चुकी थी, इस साल 11 डेप्रिशिएट की, जो बिकी हुई थी 8, वो 3 डेप्रिशिएट हो चुकी थी, और क्लोजिंग बुक वैल्यू सारी बिल्डिंग्स की कितनी है? 82। तो इस नोट का नंबर क्या, इस नोट का नाम क्या होगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड, और इसका नंबर कौन सा होगा? नोट 16। बहरहाल ये सारी तफसीलात हम इंटेंजिबल्स में देखते हैं। तो नोट नंबर हमें इजाज़त होगी पेपर में जो मर्जी इस्तेमाल कर लें, 7 लिखें, 10 लिखें, 15 लिखें, 30 लिखें, वो आपकी मर्जी होगी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू इंटरनेशनल एसोसिएट्स लिमिटेड। इंटेंजिबल्स एज एट 30/15 वर एज फॉलोज। Requirement: prepare a note on intangibles for inclusion in IAL's financial for the year ended 30 जून 2016। अगर 30 जून 2016 से हमने शुरू करना है तो हमें किस दिन का डाटा अवेलेबल हो? 30 जून 15 का या 1 जुलाई 15 का, जो भी आपको पसंद है। 30 जून 15 भी समझाने के लिए आसान है, 1 जुलाई 15। तो हमें साल पुराना डाटा चाहिए ताकि ओपनिंग बैलेंसेस से हम चलें इन अकॉर्डेंस विद द खाला जी के स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ब्रांड या ब्रांड्स? एक से ज्यादा हैं। सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर्स? तो एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास। लाइसेंसेस हमारे पास है या एक लाइसेंस है? एक लाइसेंस है। ये तीनों का ध्यान रखा करेंगे पेपर में कि इसके साथ एस लगा हुआ है, इन दोनों के साथ एस नहीं लगा हुआ। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिएगा जरा। तो ये ब्रांड्स हैं एक से ज्यादा, ये कोई एक सॉफ्टवेयर है, और ये कोई एक हमारे पास क्या है? लाइसेंस है। अच्छा जी, ये ओपनिंग का डेटा है या क्लोजिंग का डेटा है? ओपनिंग का डेटा है। इनकी क्या बताई हुई है जी? यूजफुल लाइफ। इसकी लाइफ क्या है? इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब क्या है? पता चल सकती है या पता नहीं चल सकती? पता नहीं चल सकती। अच्छा मुझे ये बताएं कि इससे मिलती जुलती एक चीज आप जो पढ़ते थे जिसको आप अमोर्टाइज या डेप्रिशिएट नहीं करते थे, वो कौन सी चीज होती थी? लैंड। लैंड की लाइफ मालूम नहीं होती थी। लैंड तो हमेशा ही हमारे साथ रहती है। इसी तरह अगर मैं बात करूं लाइसेंसेस की, तो लाइसेंसेस जो हुए हैं वो इनडेफिनेट अरसे के लिए हो सकते हैं। हुकूमत से मैं लाइसेंस लूं, जाके हुकूमत जाके कहे यार ये लाइसेंस हमेशा के लिए आपका है, ये लाइसेंस हमेशा के लिए आपका है। तो उधर बताएं लैंड को डेप्रिशिएट करते थे नहीं करते थे? तो इधर लाइसेंस को डेप्रिशिएट करेंगे नहीं करेंगे? फिलहाल लग रहे नहीं करेंगे। कल जब ये सवाल पूरा होने वाला होगा तो हो सकता है एंड के ऊपर कोई ऐसी लाइन लिखी हो जिससे हम सोचें कि ऑर्गेनाइजेशन को तो अब कुछ और करना पड़ेगा, लेकिन वो कल की बात है। फिलहाल देखने में लग रहा है इस लाइसेंस को लैंड की तरह ट्रीट करें, और इसकी लाइफ नहीं पता इसलिए इसको। अच्छा, एक बात स्टैंडर्ड में लिखी हुई है कि इनडेफिनेट को इनफाइनेट नहीं। ओ भाई एमसीक्यूज आते हैं, उधर उधर ना दे। लम्हों की खताती 6 महीने ने सजा पाई हो जाते हैं। इधर देखो इंसान। अच्छा, तो इनडेफिनेट को इनफाइनेट नहीं कहते। इनडेफिनेट का मतलब है मालूम नहीं हो सकती। तो लिख लें अपने रजिस्टर पे, इनडेफिनेट डज नॉट मीन इनफाइनेट। इनफाइनेट का मतलब है तो हमेशा आपके साथ रहने, इनफाइनेट नहीं। इनडेफिनेट का मतलब है पता नहीं चल सकती इसकी लाइफ। Indefinite is not infinite. अच्छा, ये जो कॉस्ट और अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन या अकोमोलेटेड इंपेयरमेंट आ रही है, ये ओपनिंग होंगी या क्लोजिंग होंगी? ओपनिंग होंगी। 30 जून 15 ऊपर लिखा हुआ है ना, या फिर 1 जुलाई 15, जो मर्जी आप लिख लें। और ये कौन से बैलेंसेस हैं हमारे? यहां से हमने सवाल शुरू करना है। चलो यार, इसकी कॉस्ट बता दो मुझे, कितनी कैपिटलाइज होगी? तसल्ली से पढ़ लें आप। पॉइंट 2 कल सवाल किए थे 2 रिसर्च एंड डेवलपमेंट के।
इसकी कॉस्ट बता दें कितनी कैपिटलाइज होगी। अच्छा, ये प्रोजेक्ट कोई ऐसा है जिसका इन तीनों से ताल्लुक नहीं है, ये कोई नई चीज़ है, ना ब्रांड है, ना सॉफ्टवेयर, ना लाइसेंस है, ये कोई प्रोजेक्ट इन तीनों से अलग है। कैलकुलेटर पे बता दें इनकी कितनी कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। एंट्रीज अभी रहने दें, कॉस्ट बता दें। नहीं, अमोर्टाइजेशन ना निकालें, वो मैं खुद निकलवाऊंगा जब निकलवानी हुई। कोई एक लाइन शायद सवाल में आपको लिखी हुई एक मिले जिससे आपको पता चले कि कोई अच्छी और बुरी चीज़ भी बीच में कोई चल रही है शायद, और कोई ऐसा भी आपको डेट मिलेगी जिससे आपको फीलिंग होगी कि डेवलपमेंट ख़त्म हो गई है। शायद सवाल में कोई ऐसी चीज़ आपको ना मिले जिससे ये पता चले कि काम शुरू कब हुआ है। काम शुरू कब हुआ है अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है काम शुरू किस डेट को हुआ है, लेकिन फिर भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। जी हाँ हजरात, हाथ खड़ा कर दें। कॉस्ट कितने लोगों ने निकाल लिया जो कि बैलेंस शीट में डालने के काबिल है? दो तीन बंदों ने, बाकी लोग करें ज़रा जल्दी सोचें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये पीरियड का क्या मतलब है? किसी एक तारीख को ये बाजार से जाके खरीदा है कोई प्रोडक्ट, या ये खुद बनाई है? तो पहले तो बात है पीरियड का लफ्ज कितने लोगों ने पढ़ लिया था? ये पीरियड का लफ्ज, ये पीरियड का वर्ड आपको पढ़ना चाहिए था। पीरियड का मतलब है ये काम किसी अरसे पे फैला हुआ है या किसी दिन जाके खरीदी है। आप जाके देखें, आप 4 बजे जाके सालन खरीद लें, ये अलग चीज है। आप खुद सालन बनाएं तो 5 से 6 बजे घंटा लग जाता है। तो ये इंटेंजिबल आपने बना बनाया खरीदा है या ये खुद बनाया है? कहां से पता चला खुद बनाया? इंटरनली जनरेटेड तो उसने लिखा नहीं हुआ। The following expenses incurred on a project to improve our production process are as under अरसा। पीरियड का मतलब होता है उर्दू में अरसा। पिछले साल तक कितना खर्चा हो गया था? 20। पिछले साल तक कितना खर्चा हो गया था? अगर ये पिछले साल तक 20 वाला खर्चा इस काबिल होता कि इसको कैपिटलाइज कर सकते तो शायद हमें इंटेंजिबल्स की लिस्ट में नजर आ रहा होता। लेकिन बहरहाल पिछले साल तक कितना खर्चा हो गया था? 20। कितने अरसे हुआ हमारी बला से? बस पिछले साल तक 20 का खर्चा हो गया था। इस साल के पहले दिन से, इस साल के पहले दिन से गिनना शुरू करेंगे ना। जुलाई 15 का क्या मतलब है? पहला दिन। आप देखें 30 जून 16 का क्या मतलब होता है? ये देखें ना, हमारे रिक्वायरमेंट है 30 जून 16, तो 30 जून 16, तो ये क्या है? यकम जुलाई 15। तो इसका मतलब है जुलाई हमारे साल का पहला महीना। ओके, क्या कह रहा है ये भाईजान? पिछला साल है 30 जून 15, और ये हमारा साल है कौन सा? 30 जून 16। और ये कौन सा साल है? पिछला 30 जून 15। डन। जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है उनको पता है आमतौर पे इसे हम 2015 का साल कह देते हैं, इसे 16 का साल कह देते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे समझाने के लिए बात की। तो जून जी हमारा ईयर एंड है, हमारा वाला साल, ये हमारा करंट ईयर है CY, और ये हमारा प्रीवियस ईयर है। अच्छा जी, पिछले साल तक 20 का खर्चा हो चुका था, अप टू जून यहां तक कितना खर्चा हो चुका था? 20 का। अब मेरी मर्जी में 20 को ऐसे लिखूं, मेरी मर्जी में 20 को ऐसे लिखूं, मेरी मर्जी में 20 को ऐसे लिखूं, बस पिछले साल तक कितना खर्चा हो चुका था? थोड़ा साइड पे करो मादरत। पिछले साल तक कितना खर्चा हो चुका था? अच्छा ठीक है, इशू है, पिछले साल तक 20 का खर्चा हो चुका था। डन। इस साल साइंसदानों ने सिर्फ 9 मंथ्स R&D लैब में काम किया।
वाजे लिखा हुआ किस दिन तक काम किया, किस दिन तक काम किया, मार्च तक। डन। अच्छा जी, अब जो कल वाली मैंने बातें की थी, प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ, नई सवाल ने बताया, चलो मैं ज्यूम कर लेता हूं प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ। डन। स्टार्ट कब हुआ ये सवाल ने नहीं बताया। अच्छा, अगली बात, एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द पीरियड। इवनली ड्यूरिंग द पीरियड का मतलब ये होता है कि बराबर, यानी अगर 2 महीने में 10 रुपए खर्चा है तो 1 महीने का 5 रुपए, ये मतलब होता है इसका। एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इवनली ओवर द पीरियड। ऑन 30 सितंबर 15, कल याद है कुछ की डेट्स लिखी थी, इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑन 30 सितंबर 15, एक अजीब सा लफ्ज़ है जो मैं पहली दफा पढ़ रहा हूं, ए प्रोजेक्ट इज कमर्शियली वायबल। इसका मतलब है शायद इससे पहले प्रोजेक्ट कमर्शियली वायबल, कमर्शियली का मतलब है लोगों से कोई आपने मशवरे लिए होंगे, कस्टमर से पूछा होगा ये चीज़ आप पसंद करेंगे, कस्टमर्स ने कहा होगा जाओ इधर से। लेकिन 30 सितंबर 15 को लगा ये चीज़ वायबल है, वायबल है, इस काबिल है कि अब ये फ़ायदा दे सकेगी। 30 सितंबर 15 को लगा ये चीज़ वायबल है, इसका मतलब है 30 सितंबर 15 से पहले ये वायबल। तो 30 सितंबर 15 से पहले अगर इस प्रोजेक्ट पे कोई काम हो भी रहा था तो थोड़ा सा डर था कि पता नहीं क्या बनेगा। अच्छा, एक की डेट ये सवाल में मिल गई, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड दैट प्रोजेक्ट इज कमर्शियली वायबल। द न्यू प्रोसेस, इसका नाम प्रोसेस होगा, ब्रांड नहीं होगा, सॉफ्टवेयर नहीं होगा, लाइसेंस नहीं होगा, कोई चीजें बनाने का प्रोसेस होगा। द न्यू प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल फ्रॉम यकम अप्रैल। आगे ना पढ़ें यार, आगे तो कुछ और अमोर्टाइजेशन वगैरह की डिस्कशन है, उसको भी काट दें। एंड न्यू प्रोजेक्ट वाज ऑपरेशनल फ्रॉम यकम अप्रैल 16। ओ भाई, ये तो वही लाइन उसने दोबारा लिख दी, 31 मार्च 16 और यकम अप्रैल 16 एक ही तो दिन है। तो इस लाइन से क्या पता चल रहा था कि 31 मार्च 16 को हमारे साल के अंदर 30 जून 16 से 3 महीने पहले R&D लैब बंद हो गई है। कैसे पता चला R&D लैब बंद हो गई है? सवाल वाजे बता रहा है कि खुद जो इंटरनली जनरेट हम इंटेंजिबल कर रहे हैं वो 31 मार्च को बनना बंद हो गया है। और सवाल ने आगे कंफर्म कर दिया, the new process became operational from यकम अप्रैल। became operational का क्या मतलब होगा? ये प्रोसेस अब किस जगह चला गया होगा? फैक्ट्री में चला गया होगा, और वहां चीजों की क्या शुरू हो गई होगी? प्रोडक्शन शुरू हो गई होगी। डन। इस लाइन को भी काट दें। अब आप मुझे बता दें, चाहे मैं 31 मार्च 16 की डेट लिख लूं ये वाली, या मैं यकम अप्रैल 16 लिख लूं, एक ही बात है। इस दिन मेरी डेवलपमेंट क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। इस दिन मेरी डेवलपमेंट क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। अब आप बता दें, जिस दिन मेरी डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हुई है, उस दिन लैब बंद हो गई होगी और इन्होंने अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो हैंडओवर कर दिया होगा फैक्ट्री को, ताकि वो चीजें बनाना शुरू कर दें। इस अरसे के खर्चे को कहां डालूं और इस अरसे के खर्चे को कहां डालूं? बताएं जी। इस अरसे के जब जब जब, जब से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तब से लेके 30 सितंबर तक के खर्चे को कहां डालेंगे? इसका मतलब है प्रोजेक्ट बिकेम कमर्शियली वायबल की जगह कल लिखा हुआ था शायद 6 कंडीशंस आर मेट, लेकिन आज भी कोई उससे मिलती जुलती लाइन इसने ढूंढ के लिख दी। तो इस दिन वायबल था, इसका ऑपोजिट मतलब सोचा करें, फिर समझ आएगी कि इससे पहले वायबल नहीं था। अब आप मुझे बता दें, अगर हम वेले लोग बैठें और टाइम जाया करें कल की तरह, तो फिर कहानी क्या बनेगी? 30 जून 15 और आगे बोलें 30 जून 16। मुझे नहीं पता मेरा प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ भाईजान, जब भी शुरू हुआ मुझे ये पता है कि 30 सितंबर तक कमर्शियली वायबल नहीं था। हाँ, पिछले साल हो रहे, पिछले साल हो रहा है, क्योंकि अब 2 जून 15 के खर्चे गिवन है, यहाँ तक के खर्चे गिवन है। पिछले साल भी चलता रहे, इस साल भी चलता है, लेकिन 30 सितंबर 15 को जाके पता चला ये वायबल है। तो इससे पहले ये वायबल नहीं था। तो मैं इस सारे को बुरी वाली डेवलपमेंट कह दूंगा, क्योंकि रिसर्च सवाल ने लिखी नहीं कहीं, तो बुरी वाली डेवलपमेंट या रिसर्च कह दें, जो मर्जी कह दें, खर्चे में डालना है। 30 सितंबर के बाद सितंबर, हाँ ग्रीन, 30 सितंबर के बाद अक्टूबर,
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। इस सारे अच्छे में कौन सी वाली डेवलपमेंट चलती रही? अच्छी वाली डेवलपमेंट चलती रही। जिस साल प्रोजेक्ट शुरू होगा उस साल और जिस साल प्रोजेक्ट एंड होगा उस साल आपने ध्यान रखना है खर्चा कितने अरसे हुआ। ज़रूरी नहीं लेबॉर्ट्री पूरा साल खुली रही हो सकता है थोड़ा अरसा खुली रही हो। तो मुझे बता दें ये जो 20 का खर्चा है ये तो किस साल का? पिछले साल का। और वाज़े तौर पे सवाल में लिखा हुआ है ये 45 कितने अरसे का खर्चा है? 9 मंथ्स का। ये 45 9 मंथ्स का है। कहाँ से पता चला? यहाँ से पता चला ये 9 मंथ्स का है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 45 को खूबसूरती से ऐसे लिख दूँ? क्योंकि हमारा डेवलपमेंट का काम बंद हो गया ना। किस दिन साइंसदानों को तनख्वाह देनी बंद कर दी होगी? 31 मार्च को। अब मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर मैं कोई टी काउंट टाइप चीज़ बनाना चाहता हूँ इस प्रोसेस की, तो इसमें ब्रॉड डाउन तो इसका 0 आएगा। अभी आपको फॉर्मेट बताया बिल्डिंग वाला, ब्रॉड डाउन, एडिशन, डिस्पोजल तो इसकी हैं कोई नहीं। इसकी एडिशन आएंगी एडिशन। इसकी जो एडिशन आएंगी वही कैरी डाउन होंगी। अब मैं क्या पागलों की तरह 45 जमा 10 55, 55 जमा 10 65, 65, क्या मैं पागलों की तरह 65 लिख दूं? यहाँ पे 65 को कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा। इस 20 रुपए की पिछले साल क्या एंट्री हो चुकी होगी? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट बिकॉज द प्रोजेक्ट वॉज कंटिन्यूड बट द इट वॉज नॉट कमर्शियली वायबल। इस 45 के तोड़ के 2 हिस्से करेंगे। मैंने नोट में एसेट डालना है या जर्नल एंट्रीज करके एक्सपेंस भी अलग अलग करने? सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ाता हूं कि मैं जरा देख लूं मुझे चाहिए क्या। सिर्फ नोट बनाना है इंटेंजिबल का। इंटेंजिबल के नोट में एसेट शो होते हैं या एक्सपेंसेस शो होते हैं? एसेट शो होते हैं और फिर वो अमोर्टाइज होते हैं। तो इसलिए मुझे बता दें कि मैं 45 को यहाँ शो करूँ एज ए एसेट या 45 इंटू 6/9? जी कितना आ गया? तो 30 विल बी माई एडिशंस और वही 30 मेरा क्या बन जाएगा? कैरी डाउन बन जाएगा। डन। तो ये 30 कितने लोगों ने सही निकाल लिया था? कितने लोगों ने गलती से 45 को 12 से डिवाइड किया था? हाथ खड़ा कर दें। 45 को 12 से क्यों नहीं डिवाइड कर सकते? अगर आप तनख्वाह दे रहे हैं उनको तो तनख्वाह दीवानावार जाने के बाद भी उनके घरों में पहुंचाते रहे होंगे या उनको तनख्वाह देनी बंद कर दी होगी? जुलाई से मार्च अगर आपका घर बन रहा है, लेबर काम कर रही है और लेबर ने जुलाई से मार्च काम किया, तो आप अप्रैल मई जून की तनख्वाह उसको देंगे? नहीं देंगे। तो कितना अरसा तनख्वाह दी? 9 मंथ्स। तो 45 को डिवाइड करेंगे 9 से। ये एक पॉइंट था जो कल हमने ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, आज ये डिस्कस हुआ है। इसको डिवाइड करेंगे 9 से और मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, अगर हमारा प्रोजेक्ट मुकम्मल ही फर्ज करें ना हुआ होता और तो फिर जुलाई से 30 जून 16 लिखा होता, फिर हम इसको किससे डिवाइड करते हैं? 12 से। अच्छा, पिछले को तोड़ने की हमें जरूरत ही नहीं क्योंकि पिछला तो सारा ही कमर्शियली वायबल नहीं है, तो पिछला सारा ही एक्सपेंस है। तो मसला सिर्फ किसका है? इस 45 का। 45 के तोड़ के 2 हिस्से कर दिए। 45 डिवाइड बाय 9 इंटू 6। अगर आप कहते हैं यार आप वेले बैठे हुए हैं, अभी हमारा एंट्रीज करने को दिल चाह रहा है, तो 2016 के साल की मुझे एंट्री बता दें। 2015 में क्या एंट्रीज हो गई हमारी बला से? 2016 के साल की मुझे एंट्री बता दें। कैश क्रेडिट 45, इंटेंजिबल प्रोसेस, क्या नाम है इसका? प्रोसेस कितना? ये 30 है और ऊपर 15। ये इंटेंजिबल रिकॉर्ड हो गया। इस इंटेंजिबल का नाम क्या? प्रोसेस। अगला मसला क्या आएगा इसकी? अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन के लिए यार मैं ये अगली वाली लाइन नहीं पढ़ा, ये इंशाल्लाह अभी मैं पढ़ देता हूँ। अमोर्टाइजेशन के लिए एक लाइन इधर लिखी हुई है, पॉइंट 6। IEL uses cost model to value its intangibles. IEL कौन सा मॉडल यूज करें? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड या कॉस्ट मॉडल? कॉस्ट मॉडल। एंड अमोर्टाइज देम ऑन, और अमोर्टाइज करे स्ट्रेट लाइन बेस पे। अब आप मुझे बता दें, अगर अमोर्टाइज करे स्ट्रेट लाइन बेस पे, तो इसकी स्ट्रेट लाइन बेस पे हमें चीज़ों के
यूनिट्स प्रोड्यूस चाहिए होते हैं, स्ट्रेट लाइन बेस में हमें चीजों के रेवेन्यू जनरेशन चाहिए होती है, कितना रेवेन्यू कमा के दे रही हैं। स्ट्रेट लाइन बेस के अंदर हमें चीजों के मशीन ऑर्स चाहिए होते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हमें सम ऑफ रियल डिजिट्स करना होता है। अब सुन रहा तू, स्ट्रेट लाइन में हमें क्या चाहिए होती है? कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू और लाइफ। बस तीन चीजें चाहिए होती हैं। रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन नहीं है, कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू और लाइफ। एंड इट इज सोचा गया है डेट इट विल जनरेट कॉस्ट सेविंग ऑफ 10 मिलियन फॉर अ पीरियड ऑफ। ये जो हमारा इंटेंजिबल हमने बनाया है, ये हमें कॉस्ट सेव करके देगा हर साल 10 मिलियन की। कितने साल तक? 10 साल तक। अच्छा, कॉस्ट सेविंग क्या होती है, ये जरा एक कॉन्सेप्ट छोटा सा है, वैसे ही सुन लें आप। मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि जी पहले हमने जो है वो कॉलेज के गेट के ऊपर एक बंदा रखा हुआ था जो एम्प्लॉइज जैसे ही एंटर होते थे तो एम्प्लॉइज के एंटर होने का टाइम और एग्जिट होने का टाइम लिखता था। अब वो एम्प्लॉय जो है उसको हमने निकाल दिया है और उसकी जगह हमने एक थंब इम्प्रेशन वाली मशीन लगा दी है। तो आप बताएं, क्या हर महीने एम्प्लॉय को जो कॉस्ट देनी है वो बच जाएगी? तो ये कॉस्ट सेविंग क्या लफ्ज से यूज कर रहा है। तो कॉस्ट सेविंग होगी, बहुत अच्छी बात है, 10 मिलियन की कॉस्ट सेविंग होती रहे, लेकिन ये होगी या हो गई है? जब कॉस्ट बचेगी तब हमारा प्रॉफिट आ जाएगा इंशाल्लाह अगले सालों में। इसको एसेट की कॉस्ट में डालना या कोई रेजिडू कुछ इस किस्म की चीज तो नहीं है ये। तो असल में तो बस ये बता रहा है 10 सालों तक हर साल 10 मिलियन बचता रहेगा। हमारी बला से जितना मर्जी बचे आपको, वो आपकी किस्मत है। मैं आपको बता दूं, आपने सिंपल अकाउंटिंग सारी पढ़ी हुई है। हम कॉलेज से जो है वो एक जो है बंदे को नौकरी से निकाल देते हैं ये कह के कि तुम्हारी जगह मशीन आ गई है, तो मुझे फ्यूचर में इतने पैसे बचेंगे, इसकी क्या एंट्री होगी? मुझे फ्यूचर में कोई एंट्री नहीं होगी। बस अल्लाह का शुक्र है पैसे बचेंगे, मेरे प्रॉफिट बढ़ते रहेंगे, बस। और क्या होगा? मेरे एक्सपेंसेस कम होंगे, प्रॉफिट बढ़ते रहेंगे, तो उसकी एंट्री तो कोई नहीं होती अलग से। तो इसलिए सिर्फ लाइफ कहां से उठाएं अब हम? यहां से 10 ईयर्स। तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ। कॉस्ट सेविंग की मैंने आपको काफी डिटेल से बात कर दी, इसकी कोई लॉजिक नहीं, यहां सेंस नहीं बन रही। चलें जी, अमोर्टाइजेशन की एंट्री करवा दें। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated amortization क्रेडिट। कॉस्ट पकड़े 30, लाइफ 10, स्काई ब्लू मार्कर अप्रैल, मई, जून। तो इतना अरसा वो प्रोसेस हमें फायदा देता रहा होगा, अप्रैल, मई, जून। तो 3 महीने की अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे। 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने साल की अमोर्टाइजेशन निकलेगी? 1 साल की। मुझे 1 साल की चाहिए या 3 महीने की? 3 महीने की। 0.75। सोल्यूशन में जाके देखो 0.75 है, 8 है, कोई मसला नहीं। चाहे आप 0.75 लिखें चाहे 8 लिखें। सोल्यूशन से मैं इसलिए दिखवा रहा हूं ताकि जो व्हाइट बोर्ड पे लिखूं वही किताब में हो, घर जाके आपको मसला ना हो। 0.75 सोल्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल इसी पे रहें। फिर राउंडिंग के बारे में इंशाल्लाह डिस्कशन हमारी चलती रहेगी थोड़ी बहुत ही। तो ये जी एंट्रीज हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो इनको लिख लें। ये 2 एंट्रीज बनती हैं। तो इन एंट्रीज को कल हमने कहाँ शो करना है? नोट में, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट जनरल एंट्रीज नहीं है। एंट्री करेंगे, हाँ, वो भी नोट में डाला करेंगे। तो ये हमारा तीसरा सवाल हो गया जिसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिवीजन कराई। 2 सवाल कल किए थे, 1 सवाल आज के। आज वाले सवाल में जो ट्रिकी पॉइंट है वो बस अपनी किताब पे लिख लिया करें कि गलती से 12 से डिवाइड नहीं करना, डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय वो करना है। तो जो हर सवाल में नई चीज़ होती है ना, उसको असल में सीखा करें और फिर रिवीजन में भी उसके ऊपर फोकस किया करें। जो पिछली बातें थी वो आसान थी, नॉट वायबल तो मतलब है खर्चे में डालते रहो। तो जो ट्रिकी पॉइंट सवाल में हो सिर्फ उसको हाईलाइट कर लिया करें, अभी से हाईलाइट कर लिया करें ताकि आखिरी दिनों में उस पर ज़रा ज़्यादा नज़र मार लें। ओके, अच्छा जी, ये तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। ऑन 1 अगस्त 2015 को
IEL entered into an agreement to acquire ERP software. एंटरप्राइज रिसोर्स पता नहीं कोई सॉफ्टवेयर होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देख रहा होता है, सारे फैक्टर्स उसमें आते हैं. ऑन यकम अगस्त 15 IEL entered into an agreement to acquire ERP software. खरीद लिए या एग्रीमेंट किया है? एग्रीमेंट. एक सॉफ्टवेयर वैसे पहले भी पड़ा हुआ है हमारे पास, वो तो 30 जून 15 की रात को पड़ा हुआ है ना. एक पहले भी हमारे पास सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर मेरे ख्याल से नया है. ऑन यकम अगस्त 15 यानी 30 जून के बाद, 30 जून 15 और फिर यकम अगस्त 15, एक महीने बाद हमने सोचा. ऑन यकम अगस्त 15 हमने खरीदा नहीं, अभी सोचा और बल्कि मुआहिदा तक कर लिया. IEL entered into an agreement to acquire ERP software which would replace its existing software. और नए के आने के बाद पुराना क्या कर देंगे हम? रिप्लेस कर देंगे. तो रिप्लेसमेंट एक्सचेंज नहीं होती, रिप्लेसमेंट एक्सचेंज नहीं होती. रिप्लेसमेंट क्या होती है? एक्सचेंज तो ये होती है ना कि आप पुराना एसी उतारें और पुराना एसी उतार के किसी दुकान पे लेके जाएं और उसी दुकानदार से आप नया एसी खरीदें और उससे पूछें बकाया बचे कुचे पैसे बताओ कितने मांगते हो तुम. एक्सचेंज क्या होती है? आपकी जेब में पड़ा हुआ मोबाइल है, वो आप जो है बाजार में लेके जाएं और उसी दुकानदार को कहें पुराने मोबाइल की कीमत लगाओ, थोड़े से पैसे लो मेरे से और नया मोबाइल दे दो. इसे कहते हैं एक्सचेंज. ये एक्सचेंज नहीं हो रहा. ये क्या हो रहा है? क्योंकि एक्सचेंज की आपको पता है एक एंट्री होती थी, सिर्फ सारी इकट्ठी करके एक नेट एंट्री होती थी. करेंगे हम आने वाले दिनों में. ये एक्सचेंज हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है. रिप्लेस ये होता है कि आपने मोबाइल आपके जेब में था, आपने बेच दिया, अब आपने कहा नया मोबाइल मुझे चाहिए, किसी और दुकान पे या उसी दुकान पे थोड़ी देर बाद जाके आपने कहा यार ये मोबाइल मुझे दे दो कोई नया. तो उसमें नेट पैसे नहीं दे रहे होते. रिप्लेस में क्या होता है? आप पुरानी चीज बेचते हैं, जेब में पैसे डाल लेते हैं, फिर बाजार में फिर के देखते हैं सस्ती चीज कहां से मिलेगी, होते उसी दुकान से आके पैसे देके नई चीज खरीद लेते हैं. ये रिप्लेस होता है. तो एक्सचेंज करना है, रिप्लेस करना है. रिप्लेस का क्या मतलब है? नया आ जाएगा और पुराना अनइंस्टॉल कर देंगे बस. हो सकते हैं किसी को बेच दें, पैसे भी आ जाएं, लेकिन अगर किसी को बेच के पैसे ना आए तो बस सिस्टम से अनइंस्टॉल कर देंगे. अगर अनइंस्टॉल कर दिया तो पैसे जेब में आएंगे, ये बस 0 रुपीस का बिकेगा, 0 रुपीस का बिकेगा. द न्यू सॉफ्टवेयर बिकेम ऑपरेशनल ऑन यकम अप्रैल 16. तो फिर इससे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता रहा होगा? द न्यू सॉफ्टवेयर बिकेम ऑपरेशनल ऑन यकम अप्रैल 16. इससे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता रहा होगा? पुराना सॉफ्टवेयर. ओके. IEL incurred the following expenditure in respect of ERP software. ये नए के खरीदने के खर्चे हैं या पुराने को बेच के पैसे आए हैं? नए के खरीदने के खर्चे हैं. खर्चों में क्या पकड़ना होता है कि एसेट में कितना डालना है और एक्सपेंस में कितना डालना है. तो नया जो हमने खरीदा है वो परचेज कितने का किया है? 115 मिलियन का. ये खरीदा है या खुद बना रहे हैं? एग्रीड टू एक्वायर. ये खरीदे हुए. खरीदे हुए तो सारी चीजें इंटेंजिबल होती हैं. अच्छा, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ ERP सॉफ्टवेयर परचेज प्राइस इंक्लूडिंग 15% सेल्स टैक्स. हम आसानी के लिए ना एज्यूम करेंगे ये नॉन रिफंडेबल है, और कल मैं आपको बताऊंगा अगर रिफंडेबल एज्यूम करते तो थोड़ा मुश्किल काम होता, लेकिन कल वो भी कर लेंगे. फिलहाल एज्यूम कर लें नॉन रिफंडेबल. नॉन रिफंडेबल का मतलब ये टैक्स हुकूमत ने वापस नहीं करना हमें. अगर ये टैक्स हुकूमत ने वापस नहीं करना तो फिर छोड़ें, फिर बस फिर 115 ही हमारी कॉस्ट है. तो एज्यूम कर रिफंडेबल है ताकि पेपर में सॉल्व करना आसान हो जाए. आसान अजम्पशन लेते हैं पेपर में. परचेज प्राइस 115. कोई पढ़ा हुआ है F1 में स्टाफ ट्रेनिंग को एसेट की कॉस्ट में डालते हैं या नहीं डालते? स्टाफ ट्रेनिंग को एसेट की कॉस्ट में इसलिए नहीं डालते कि स्टाफ पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, स्टाफ छोड़ के जा सकते हैं, इसलिए स्टाफ ट्रेनिंग को कॉस्ट में नहीं डालते. कंसल्टेंसी चार्जेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ERP. एक कंसल्टेंट को बुलाया, उसे कहा इंप्लीमेंट करो, इंस्टॉल करके दो, ये सब कुछ करके दो. इज इट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट? क्या ये जरूरी है इसको कैपिटलाइज करने के लिए? तो फिर इसे क्या करेंगे? कैपिटलाइज. इसे और इसे कैपिटलाइज. तो इंटेंजिबल कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? 115 जमा 5, 120 पे. डन. ये नए को क्या कर लेंगे? एक्वायर. नए को क्या कर लेंगे? एक्वायर. ERP सॉफ्टवेयर हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ. ये कितना अरसा साथ रह सकता है? However, हमारा ख्याल है यार हमने तो इसको 10 साल ही साथ रखना है. कल एक मैंने कॉन्सेप्ट दिया था कि इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ टाइप. एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हैज बिकम रिडंडेंट एंड इज ऑफ नो यूज फॉर द कंपनी. तो ये तो वही इसने लाइन लिखी है ना, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कर दिया हमने बस.
तो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो गया, रिडंडेंट है, फारिग है, उसको डस्टबिन में फेंक दिया, अनइंस्टॉल करके रिसाइकिल बिन में फेंक दिया, बस किसी को नहीं बेचा हमने। तो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर फारिग हो गया है और नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। अब नए सॉफ्टवेयर की लाइफ कितनी लेनी है, ये इसके ऊपर ज़रा मुझे डिस्कशन कर दें। ERP सॉफ्टवेयर हैज़ अ यूजफुल लाइफ ऑफ 15 years. However, IEL expects to use it for a period of 10 years. अब दिखने में तो दोनों के साथ इसने यूजफुल लाइफ का लफ्ज़ लिखा है, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी अकल इस्तेमाल कर लें कि चीज़ अगर 15 साल साथ दे सकती है, मैंने इसको 10 साल चलाना है, तो फिर अमोटाइज भी कितने अरसे पे करूँ? 10 साल के ऊपर करूँ। ये तो सिंपल सी बात है। ओके, अब मुझे बता दें कि कितनी एंट्रीज होंगी। दो अलग अलग होंगी ना, उसके पिछले में अप्रैल तक amortization अलग चार्ज होगी। तीन वाले भी सही कह रहे हैं, 4 वाले भी सही कह रहे हैं। जो 3 वाले हैं वो शायद ये कह रहे हैं कि पुराने के बेचने की एंट्री होगी या डिस्कार्ड करने की या अनइंस्टॉल करने की, और नए के खरीदने की होगी। ये 2 तो होंगी। बाकी जो 3 एंट्रीज कह रहे हैं वो अमोटाइजेशन दोनों की इकट्ठी निकाल के एक ही एंट्री कर दें, वो भी कोई मसला नहीं, या अमोटाइजेशन दोनों की अलग अलग निकाल लें, वो भी कोई मसला नहीं। तो कोई मसला नहीं, हम चारों एंट्रीज जो है वो 4 एंट्रीज कर लेते हैं। उन एंट्रीज को इन द एंड कल हम पोस्ट कर देंगे। ओके, सबसे पहले तरतीब से चलें। ओल्ड को क्या करूं? ओ यार खुदा का खौफ करो, हमारे साल इस्तेमाल भी तो हुआ है। ओल्ड को अमोटाइज करें, फिर किसकी एंट्री करूं? और ठहर जो, पुराने को अनइंस्टॉल तो कर दो यार, हद होगी बहुत जल्दी आप लोगों को। दूसरी एंट्री ये कर दूं। तीसरी एंट्री नए को रिकॉर्ड कर लूं एडिशन की, और फिर न्यू की अमोटाइजेशन। डन। तो ये 4 एंट्रीज कर दें, फिर क्लास खत्म करते हैं। ओल्ड की अमोटाइजेशन निकालनी है। ओल्ड की कॉस्ट 80। ओल्ड की लाइफ 5 पे तो नए की लाइफ दी हुई थी ना। ओल्ड की लाइफ 5 साल। ओल्ड कितना अमोटाइज हो चुके हैं हमारी बला से, छोड़ें, अभी टेंशन नहीं लेनी। ओल्ड कितना अमोटाइज हो चुके हैं पिछले सालों में, वो छोड़ने पड़े। ओल्ड को इस साल कितना अमोटाइज करना है, मुझे बताएं। नया ऑपरेशनल कब हुआ? नया सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल कब हुआ? तो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कब रिडंडेंट किया होगा? ऑन 31 मार्च 16। जिस दिन नया ऑपरेशनल हुआ होगा उस दिन पुराना अनइंस्टॉल कर दिया होगा। तो बता दें, जुलाई अगस्त से गिने या जनवरी फरवरी से गिने? जुलाई अगस्त से गिने, क्योंकि हमारा साल कहां से शुरू हो रहा है? यकम जुलाई 15 से 30 जून 16। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर फरवरी मार्च, तो कितने महीने बन गए? 9 मंथ्स में क्या करें? ओल्ड को अमोटाइज कर दें। ओल्ड को अमोटाइज करें। कॉस्ट पकड़ें ओल्ड की क्या? लाइफ। लेकिन ये फैक्टर तो 1 साल की अमोटाइजेशन देगा। हमें कितने महीने की चाहिए जी? एंट्री अमोटाइजेशन डेबिट, अकमुलेटेड अमोटाइजेशन क्रेडिट। कितने से? 12 से। ये पहली एंट्री हो गई। वेट, आगे चलें। अब पुराने को क्या करना है? डिस्पोज करना है। डिस्पोज की एंट्री सॉफ्टवेयर अकाउंट कॉस्ट पर और अकमुलेशन डेबिट, और कैश 0 आएगा क्योंकि हमने इसको बेच दिया है। नहीं, हमने इसको रिडंडेंट कर दिया है, और मेरे ख्याल से तो शायद लॉस ही आए। बहरहाल देख लेंगे लॉस आ रहा है या गेन आ रहा है। ये एसेट को बेचने की एंट्री होगी। पुराने की कॉस्ट सवाल से देखें 80। पुराने की अकमुलेटेड अमोटाइजेशन क्या होती है? इस साल की या आज तक की? आज तक की। तो इसलिए ब्रॉट डाउन अकमुलेटेड अमोटाइजेशन प्लस अमोटाइजेशन फॉर द ईयर विल बी कैरी डाउन अकमुलेटेड अमोटाइजेशन ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। तो 30 जून 15 तक कितना अमोटाइज हो चुका था? कल हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर नोट बनाएंगे, अभी तो मैं सिर्फ वर्किंग्स करवा रहा हूँ। कितना अमोटाइज हो चुका था?
48। इस साल कितना हुआ? तो कम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन में ओपनिंग बैलेंस कितना था? 48 भरा और कितना भरने के बाद रिवाइज बैलेंस 60 और हमें कैश कितना आया? 0। तो 80 माइनस 60 20 इज द लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ ओल्ड सॉफ्टवेयर, ऑन डिस्पोजल ऑफ ओल्ड सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, अब किसकी एंट्रीज करनी है जी? और इसको अमोर्टाइज कितना अर्सा करना है? 3 महीने। तो प्रोबेबली ये हमारी तारीख थी 31 मार्च 16, ये भी थी 31 मार्च 16 और ये डेट है 1 अप्रैल 16। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर कौन सा वाला, न्यू या ओल्ड? न्यू। अच्छा, कैश कितना गया? कैश कितना गया? कैश कितना गया? 122। तो कैश गया 122। 115 किस मद में? सॉफ्टवेयर खरीदने की मद में। 5 किस मद में? और 2 किस मद में? ट्रेनिंग एक्सपेंस। ट्रेनिंग एक्सपेंस बैलेंस शीट में कितना जाएगा? 120। डन। अब किसकी अमोर्टाइजेशन निकालने? इसकी अमोर्टाइजेशन निकालने। अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। कॉस्ट, वैसे तो ये सॉफ्टवेयर 15 साल हमारे साथ रह सकते हैं, लेकिन हमारी नीयत है 10 साल साथ रखेंगे। लेकिन ये फैक्टर जो है वो अमोर्टाइजेशन दे देगा 1 साल की। हमें अमोर्टाइजेशन चाहिए जिस दिन ऑपरेशनल हुआ है। ऑपरेशनल एग्रीमेंट किस दिन हुआ था? 1 अगस्त को। तो ऑपरेशनल कब हुआ? 1 अप्रैल को। तो इंटू 3 बाय 3 या 2? 3। नोट कर लें जरा एंट्रीज। क्या डेट? 31 मार्च 16। अच्छा, ये आपने देखनी है पिछले वाले की? अच्छा, ये फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद करके आपको दिखा देता हूँ। पहले ये जरा डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है अमोर्टाइजेशन की जगह। हाँ, अकोमोडेशन की जगह अकोमोडेटेड अमोर्टाइजेशन। अच्छा, आप क्या कह रहे हो? आएगा हाँ 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 हाँ, वो आ जाएगा। आजकल में आ जाना है वो भी थ्योरी की डिस्कशन है, आ जाएगी। कोई नहीं। ठीक है जी, ओवर करो इंशाल्लाह, कल आगे फिर चलते हैं।